कैमरा कट तो कॉन्शियस हो ही हो जाता है जाएगा। साला। कैमरा कॉन्शियस हो जाता है। सो क्या? हाँ चलो भाई शुरू करो। चलो इंट्रो वगैरह कुछ नहीं लेना। इंट्रो बाद में एट द बाद एंड में डालेंगे। Okay, what are we going to discuss today? Teenage emotions. Okay, Sarthak, what do you have to say about teenage emotions? टीनेज इमोशंस के बारे में क्या है? हाँ, तो मतलब टीनेज इमोशंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इस एज में सब लोग बढ़ रहे हैं, ग्रो हो रहा है, सबके इमोशंस अब अलग अलग हो गए। अब इमोशंस कैसे होते हैं वो उनके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। okay. वो मेरे हिसाब से वैसा है। बढ़ते हुए उन्होंने कैसे कैसे रोल्स अपनाए हैं, क्या क्या उनको क्या क्या फैक्टर्स उन्हें अफेक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स का गाइडेंस कैसा है, पेरेंट्स ने एक्सपोजर कौन सा दिया है। कोई टीनेजर्स आर हाईली अहेड ऑफ अदर्स इन केस ऑफ डेवलपमेंट क्योंकि उनके पेरेंट्स का रोल ज़्यादा रहा है। तो इसीलिए टीनेज इमोशंस हर सब में अलग अलग होते हैं और टीनेज इमोशंस वैसे होते हैं जो अडल्टहुड में भी अफेक्ट करते हैं कि तुम्हारा टीनेज कैसा गया है, उसी हिसाब से अडल्टहुड में भी टीनेज इमोशंस काम आते हैं। दैट्स माय पॉइंट। ओके, इसके ऊपर मैं कुछ ऐड अप करना चाहूंगा कि जो टीनेज के इमोशंस होते हैं वो जनरली बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर होते हैं। बिकॉज जो टीनेज में जो हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होना जो स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, सो हम जो भी करते हैं एक्सट्रीम्स में करते हैं। लाइक अभी हम सब लोग टीनेजर्स हैं। ओके, सो हम जो भी चीज करेंगे, जो भी कोई भी फील्ड के अंदर जाएंगे एंड ऑल, सो वी आर एक्सट्रीमली इंडल्ज इनटू इट। ओके, सो वो मेरा पॉइंट है। और इसका एक फैक्टर ऐसा भी है कि अगर हम अपने दोस्त अच्छे से चूज नहीं करते ना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर अगर हम नीचे गिरने लगे ना तो बहुत ही ज्यादा नीचे गिर जाते हैं, और ऊपर जाते हैं तो बहुत ही ज्यादा ऊपर जाते हैं। लाइक आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड एंड माय फ्रेंड सर्कल वाज एब्सोल्युटली डिस्ट्रक्टिंग, तो मेरा कंडीशन भी वैसे हो गया था। बट इन 9th स्टैंडर्ड आई इम्प्रूव्ड। लाइक मैं सार्थक के साथ आया एंड बाकी सबके साथ आया। सो 2 साल के अंदर मैंने जितना बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया। सो वही है कि फ्रेंड सर्कल अच्छा करो और जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करने का थोड़ा ट्राई करो, ज्यादा ओवरफ्लो मत होने दो। Okay. वो एक्सट्रीमनेस के ऊपर मेरा पॉइंट है कि मुझे नहीं लगता हर एक टीनेज एक्सट्रीम के ऊपर जाता है, क्योंकि आधे टीनेजर्स को पता ही नहीं होता करना क्या होता है। हाँ, ये पॉइंट है कि एक तो एक्सट्रीम इमोशंस होता है या कंफ्यूज्ड इमोशन होता है, बराबर, या एक्सट्रीम के बीच में भी नहीं है। और एक और बात इसमें ये है कि अगर एक्सट्रीम इमोशन है, फॉर एग्जांपल कि एक इंसान है जो कि बहुत एग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, या एक कोई इंसान है जो बहुत ही इंट्रोवर्ट है, बात ही नहीं करना चाहता, सोशली किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। टीनेज में ना तुम इस एक्सट्रीम इमोशंस को एंजॉय करते हो। अगर तुम एग्रेसिव हो, अगर तुमने कुछ एग्रेशन दिखा दिया तो तुम लोग खुद को प्रेज करोगे फॉर इट। फॉर एग्जांपल इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं कि कोई है जिसका ब्रेकअप हो गया है और बहुत ज्यादा दुख में है, ठीक है। एक पॉइंट के बाद वो इंसान दुख को एंजॉय करता है, तुम उसको जाके बोलते हो कि यार कितने दिन, मूव ऑन कर, यू डिजर्व बेटर, 1000 चीजें समझा दोगे अच्छी। लेकिन अब उसका पॉइंट ये होगा कि अब तो मजा आ रहा है दुखी होने में, बिकॉज ही स्टार्ट्स एंजॉयिंग द इमोशन। रिकॉर्डिंग फिर से स्टार्ट करते हैं। क्यों इधर ऑडियो नहीं हो रहा था? अभी देखा मैंने शॉर्ट में। अरे नहीं, वो रहने दे, उसको कट कर देंगे, ये वाला शुरू कर दे और शॉर्ट में कवर कर लेगा। वैसे भी अपने ज्यादा व्हाट इज टीनेज से स्टार्ट करें? टीनेज अभी जो जहां से स्टार्ट किया था वहीं से हाँ स्टार्ट स्टार्ट के लिए। हाँ यार स्टार्ट। ठीक। So teenage emotions are very complex, as I said. ओके Teenage emotions बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं बेसिकली, क्योंकि जो टीनेजर्स फील करते हैं वो ज़्यादातर उनके जो एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। वो कौन से उनके पेरेंट्स ने उन्होंने कौन सा एक्सपोजर दिया है, उस पर डिपेंडेंट होता है। फिर उनका जो सर्कल होता है, जो कौन लोगों के साथ वो रहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स ने उनको ज़्यादा एक्सपोजर दिया कि इस फील्ड में जाने का स्कोप ज़्यादा है, इस ओलंपियाड करो, तो उनका नॉलेज बढ़ता है बेसिकली। फिर इमोशंस के ऊपर अगर पेरेंटिंग अच्छी हुई है तो उनको इमोशंस रेगुलेट करना भी आता है। वैसे ही टीनेजर्स का इमोशन वैसे
इन्फ्लुएंस होता है पेरेंट्स की वजह से, ओके तो उनका एनवायरनमेंट इज हाईली इज अ मेजर फैक्टर फॉर टीनेज इमोशंस। ओके और इसके ऊपर भी मैं एक चीज ऐड अप करना चाहूंगा कि जनरली जो टीनेजर्स होते हैं ना, वो एक्सट्रीम इमोशंस के ऊपर फोकस करते हैं ज्यादातर। ओके मे बी इसका एक फैक्टर हो सकता है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट ही वैसा है, और दूसरा हो सकता है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ओके और मैं इसके साथ और एक चीज कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का भी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ओके बिकॉज जनरली क्या होता है, बच्चे सोशल मीडिया के ऊपर दूसरों की अच्छी अच्छी लाइफ देखते हैं, उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर उसी डायरेक्शन में एक्सट्रीमली वर्क करते हैं। लाइक मैंने बहुत ही लोगों को देखा है, वो रील्स देख लेते हैं पैसों की कि ये ऐसे कर रहा है, ऐसे वो वैसे कर रहा है, तो कहने लगते हैं मैं भी मिलियनर बनूंगा, मैं भी बिजनेस करूंगा, और फिर जस्ट कहते ही रहते हैं, लाइक दे जस्ट डोंट टेक प्रिसाइज नॉलेज। हाँ, ये बात तो सच है कि जहाँ पे बात हमने की हाँ। एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, हाँ। तो टीनेज में, क्योंकि मैंने तुम लोगों से ज्यादा टीनेज देखी है Okay. बाय एज, तो टीनेज में पहले एक तुम्हारी एज है अराउंड 14 15 13 14 16 तक कह सकते हैं, जहाँ पे तुम बहुत एक्सट्रीम चीजें सोचोगे। गुस्सा तो बहुत गुस्सा, शांत तो एकदम शांत, ठीक है, कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है इस चीज के लिए। इवन अबाउट एनीथिंग, सीरियस तो बहुत सीरियस, पढ़ाई के बारे में सीरियस नहीं है तो तो बिल्कुल नहीं, नहीं है। ठीक है, सही है। ये हो सकता है, ये 16 तक होता है। 3 साल जब तुम ऐसे गुजारते हो एक्सट्रीम पोल्स के बीच में, 17 में ऐसा लगता है मैं क्या कर रहा हूँ। तुम लोगों में आता है 16 17 के बीच में आता है कंफ्यूजन, कि जो कुछ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा दुख में हो तो क्या सही है मेरा दुख में होना या जस्टिफाइड है, एग्जैक्टली। इसका कंफ्यूजन होगा। हाँ। खुश हो गए तो ऐसा लगेगा यार पिछले 3 साल में जो किया इसमें कुछ खुश रहने जैसा है, तो ये जो कंफ्यूजन होगा ना, तो ये सेकंड स्टेज है। और तीसरी स्टेज है आई डोंट गिव अ फक, इग्नोरेंस, जो हो रहा है होने दो, गो विद द फ्लो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो कि तुम्हारी आएगी 17 18 19 के बीच में, जब तुम्हें लगेगा कि ठीक है यार, बुरी चल रही है तो बुरी, अच्छी चल रही है तो अच्छी, जिंदगी तो चल रही है मेरी, मुझे इमोशंस के बारे में अब सोचना ही नहीं है, मुझे सिर्फ जिंदगी जीनी है, जैसे और ही कहता है मलीवर, सिर्फ जीना है मुझे, ठीक है। अभी ये होनी चाहिए एक आइडियल टाइमलाइन तुम्हारे इमोशंस की। इस टाइमलाइन को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत फैक्टर्स हैं, जहाँ की ये टाइमलाइन चेंज हो जाती है। कुछ लोग एक्सट्रीम ही रहते हैं 18-19 साल तक, वो लोग कभी कंफ्यूजन में आते ही नहीं, वो हमेशा एक्सट्रीम कंडीशंस में ही जीते हैं, बहुत पोलर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। या कुछ लोग होते हैं जो पहले से इग्नोरेंट होते हैं चीजों के बारे में, पहले से उन्हें फर्क नहीं पड़ता, रिजिड हो जाते हैं, स्टोन। और कुछ लोग होते हैं जो हमेशा कंफ्यूजन में होते हैं, ठीक है, बहुत कम टाइम तक एक्सट्रीम होते हैं, बट 15-16 के बाद बहुत कंफ्यूज लगते हैं अपनी जिंदगी में। ये जो चेंज होता है ना इसमें, इसको इन्फ्लुएंसिंग, जैसे रोनित ने बोला कि सोशल मीडिया पे तुम कुछ देखोगे, किसी चीज को फॉलो करोगे, और अच्छी चीज में भी है, मैं सिर्फ ये नहीं बोल रहा कि किसी और की लाइफ को देखोगे, उससे तो इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन अगर मैं कोई अच्छी चीज भी देख लूं, मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाऊं कुछ देख के, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाऊं कुछ देख के, तो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज करेगा, और उससे मेरा ये नेचुरल जो ट्रांजिशन है 3 फेजेस में, 3-4 फेजेस में, वो चेंज होगा। सोशल मीडिया एक पॉइंट है, लव लाइफ एक पॉइंट है, ठीक है, बहुत सीरियसली लेते हैं लोग लव लाइफ को, टीनेज में तो ले ही लेते हैं, सही बात है। कॉन्शियस होना और सीरियस होना, इसमें का जो फर्क है, अपने लव लाइफ के बारे में कॉन्शियस रहो, ठीक है, लेकिन सीरियस तो तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी एज ही नहीं है सीरियस होने वाली, लव लाइफ कॉन्शियस होने वाली एज कि जो करूंगा वो सही करूंगा, गलत कुछ नहीं करना है मुझे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब पागल हो जाऊंगा। डोंट गो क्रेजी जाने के लिए टाइम दो उस चीज को, क्रेजी बनने के लिए, ठीक है। और फिर सक्सेस फेलियर जो तुम्हारे आएंगे, अगर किसी के एकेडमिक्स बहुत बुरे चल रहे हैं, किसी के बहुत अच्छे चल रहे हैं, उससे भी इन्फ्लुएंस होगा, फैमिली से इन्फ्लुएंस होगा। और अब मुझे पता नहीं कितना अप्रोप्रिएट है इसके बारे में बोलना, लेकिन ग्राफ अगर हम देखें, इंफॉर्मेशन देखें, तो वर्जिनिटी लूज करने की एज डिक्रीज होते जा रही है डे टू डे, या वर्जिनिटी छोड़ो, लेकिन इंटीमेसी या इंटीमेट होने की एज भी कम होते जा रही है ऑन एन एवरेज। तो इसकी वजह से तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस होंगे, बट ऑब्वियस होंगे, बिकॉज तुम्हारी बॉडी में ये चेंजेस 12 की एज में चालू होते हैं, 9 10 12 की एज में बॉयज अभी तो और भी कम होते जा रहा है, अभी कम होते जा रहा है, और तुम लोग और वल्नरेबल बना रहे हैं टीनेजर्स खुद को इस चीज पे। जितना वल्नरेबल बनेंगे उतना जल्दी लगेगा कि अडल्टहुड आ रहा है,
लेकिन आएगा नहीं। हाँ। अडल्टहुड तो तुम्हारे बायोलॉजी के हिसाब से ही आएगा कि 18-19 के बाद ही आएगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि मेरा अडल्टहुड तो 16 में ही आ गया, मैं अडल्ट बन चुका हूँ। So you pretend to be an adult for the next 2 years, 3 years, whatever time of your life, because you feel that you have taken all the experiences that an adult should take. And वो जो pretend करने वाला period होता है ना, वहाँ पे सारे problems होते हैं। ओके लेट मी स्पीक ब्रो। ओके मैं कुछ नहीं बोला। हाँ ठीक है मैंने सबके पॉइंट्स लिखे और मेरे को हर पे कुछ अच्छा लगा बोलने के जैसा, ठीक है। जैसे कि सार्थक जी ने कहा, एक तू जोर से बोल थोड़ा, कि अडल्टहुड में बेसिकली जो टीनेज में हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे टीनेज को, जाके आगे जाके अपने को अडल्टहुड में अपना माइंडसेट वैसे बन जाता है जिससे मैं नहीं लेकिन जो भी मैंने फिलोसफी पढ़ा है वो डिसएग्री करेगा, बिकॉज लाइक इफ यू टेक द स्टैंड पॉइंट ऑफ एडलेरियन साइकोलॉजी, जिसे फिलोसफी कंसिडर करता हूँ मैं, एंड थोड़े ऑथर्स भी करते हैं, इफ यू रेफर टू दैट यू विल सी दैट ही डिनाइज ट्रॉमा, कि जो भी पहले हुआ है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी जो हो रहा है उसके ऊपर हम डिसीजंस लेते हैं। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरी लाइफ में वो हो गया था इसलिए मेरी लाइफ ऐसी बन गई, तो मैं बस ऐसे ही झूठे लाइक एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ, मुझे एक्चुअल में चेंज नहीं करना है कुछ, इसलिए मैं एक्सक्यूजेस दे रहा हूँ। उसी हिसाब से अगर आगे जाके टीनेज में लेट्स से कि किसी का टीनेज अच्छा नहीं गया, बहुत बुरा गया, लाइक उससे लोनलीनेस का से जूझना पड़ा, और फिर आगे जाके उसके फ्रेंड्स नहीं बने, मे बी ही डिडंट हैव सोशल इंटरेक्शन, उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, व्हाटएवर, तो अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक आगे जाके उसकी लाइफ अच्छी नहीं होनी चाहिए, या एटलीस्ट 20-30 का एज एटलीस्ट वो तो अच्छा नहीं होना चाहिए, मे बी आफ्टर दैट रिकवर करेगा, लेकिन वो पीरियड अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट फ्रॉम दिस साइकोलॉजी, एंड जिससे मैं सहमति दिखाता हूँ, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू चेंज फ्रॉम नाउ, फ्रॉम द प्रेजेंट, the teenage years or whatever has happened in the past, whatever trauma you have, whatever happiness, sadness, all you have, that doesn't matter. Second point, role of parents actual में क्या होना चाहिए, ये हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन वो एक पेरेंट लाइक मुझे अच्छा पॉइंट लगा, बिकॉज पेरेंटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, तो वो एक अच्छा डेप्थ में पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करते हैं, आगे करते हैं, ठीक है, सबको पॉइंट्स है उसके बारे में। इसके साथ मैं लाइक डिसएग्री नहीं करूँगा, लेकिन इनकम्प्लीट लगेगा ये इन्फॉर्मेशन कि हम कहेंगे कि टीनेजर्स बस एक्सट्रीम्स में सोचते हैं, बिकॉज हिज पॉइंट वाज बेटर, बिकॉज टीनेजर्स आयतर एक्सट्रीम्स में सोचते हैं, नहीं तो कंफ्यूज रहता है। या फिर मैं कहूँगा कि टीनेजर्स इमोशंस फील नहीं करते, ज़्यादा फील नहीं करते, एज द इमोशंस आर मेड अप टू फिट इनटू द सोसाइटी। अगर तुम देखोगे कि लेट्स से देयर इज अ एवरेज चाइल्ड जो पढ़ाई नहीं करता है, इसलिए उसको इतना मार्क्स मिलता नहीं है, ही हैज नेवर स्टडीड एंड ही इज नॉट इनबॉर्न इंटेलिजेंट। अभी स्टडीज आप छोड़ के जो पहले से इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनको एक तो ईगो आता है कि हमें अच्छा ही करना है, या फिर वो अच्छा नहीं लाइक या फिर उनको वो एबिलिटी रहती है उनके पास, इसलिए उनको पढ़ाई पसंद आ जाती है। व्हेन यू लाइक समथिंग, तुम्हें वो अल्टीमेटली पसंद आ सकता है, दैट इज अ कॉग्निटिव डिसऑर्डर नहीं, कॉग्निटिव बायस बोलते हैं उसे, कि व्हेन यू लाइक समथिंग तो तुम्हें वो पसंद आने लगती है। मुझे स्विमिंग पसंद नहीं होगी, लेकिन मैं स्विमिंग में सबसे अच्छा हूँ ऑलरेडी, तो मुझे पसंद आई, क्योंकि मैं उसमें मेरी सोशल स्टैंडिंग बढ़ रही है बाकी सबके ग्रुप में। दैट्स व्हाई वी कैन से लाइक एक्सट्रीम, हम लोग बस सोसाइटी में फिट इन करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अभी जिसके पास कुछ भी नहीं है, लाइक नो स्किल सेट, जिसने खुद को एक्सप्लोर नहीं किया है, ही विल यूज सम अदर मींस टू गेट अटेंशन, टू गेट अ सोशल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमारे सोसाइटी में आजकल बस अटेंशन पे चलता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, शेयर्स, व्यूज, और ग्रुप में लाइक स्कूल में हेड गर्ल बन गया, अटेंशन मिल गया, नहीं तो फिर अपने ही 4-5 लोगों के ग्रुप में सबसे होशियार, नहीं तो अपने ही 4-5 लोगों के ग्रुप में सबसे दुखी है। मेरी लाइफ में ये हो गया है, मेरे पेरेंट्स ये, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे, ये वो, यार तू तो बहुत होशियार है यार, ऐसे जो अटेंशन लेते हैं, बेसिकली एवरीवन इज ट्राइंग टू फिट इन, दैट्स ऑल। अगर रियल इमोशंस की बात करूंगा तो वो एटलीस्ट मैं एग्जांपल्स के बारे में बात करूंगा, डायरेक्ट रादर देन सेइंग कि ये रियल है ये फेक है। व्हेन यू लूज समवन क्लोज टू यू, मे बी बाय डेथ, और वो तुमसे दूर हो गए, दैट इज अ रियल इमोशन दैट इज हिटिंग यू, बिकॉज यू डोंट केयर हु तुम्हें लोग क्या बोलने वाले, क्या नहीं बोलने वाले, व्हाट दे आर गोइंग टू थिंक अबाउट यू। जब तुम एक्चुअल में कुछ अचीव करते हो जिसमें बाकियों को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छा लगा कि मैं तो भाई 10 घंटे में पढ़ नहीं पाता था और मैंने पूरे वीक 5 घंटे पढ़ाई कर ली, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो मैं बहुत फैट था, सब लोग चढ़ाते थे, एंड नोबडी केयर्ड कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है, लेकिन मैं जिम जाके फिट आ गया, मैं खुद से एक्सरसाइज किया। सो everyone is just trying to fit in, that's my basic point here, कि emotions जो है वो maybe some of them are real, but
we shouldn't take every one of them, every emotion to be serious. Okay. फॉलोअर्स के बारे में बात करूंगा. जो तूने बोला ना कि हम लोग आज के जमाने में विद द डिजिटल एरा सब लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन देखते हैं और उसको फॉलो करने लग जाते हैं. मैंने संदीप माहेश्वरी देखा, मैं मोटिवेट हो गया, तो मुझे उसके जैसा बनना है. मैंने विवेक बिंद्रा को कर लिया, मुझे उसके जैसे बनना है. मैंने इलॉन मस्क को कर लिया, तो एक हम लोग भी तो वैसे ही हैं. लाइक दैट्स द वे वी स्टार्टेड, एटलीस्ट आई स्टार्टेड. लाइक मैं इलॉन मस्क से ऑब्सेस्ड हो गया, फिर मैंने किसी और को पकड़ लिया, किसी और को पकड़ लिया. बट द थिंग इज टीनेज इयर्स में ना वो हार्ड रियलाइजेशन सबको हिट कर गया रहता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है जिंदगी में. और फिर लाइक 8 9 10 तक यू डोंट केयर, सॉरी 8 9 10 इयर्स ऑफ एज तुम्हें लाइक यू डोंट केयर कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ. पेरेंट्स है, रिस्पांसिबिलिटी है, सब है. अभी इसके बाद तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ रहा है, तुम्हें खुद डिसाइड करना है कि मैं क्या करूं करियर में. करियर इतना बड़ा पॉइंट है क्योंकि जिंदगी के जितने भी आने वाले साल है, मे बी मिनिमम 50 इयर्स, मैक्सिमम 80 इयर्स, तुम्हें वो सब चूज करना है कि मैं पूरी जिंदगी में क्या करने वाला हूं. That's a big responsibility you have. You have responsibilities in friendship के नहीं. मेरे को एक्चुअली में मुझे पता है कि नहीं, मैं बचपन में किसी को धक्का दे दूंगा और भाग जाऊंगा. Nobody cares. वो अगले दिन आके हमको खेलना ही है. लेकिन अभी मेरा दोस्त है अगर वो, तो I'll care कि भाई मुझे तेरे को हर्ट नहीं करना है. अगर हर्ट हो गया तो मैं सॉरी बोलूंगा. मेरे में भी डिसएग्रीमेंट है, लेकिन हम करते कुछ तो करते हैं उसका. ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सोशल टर्म्स. पेरेंट्स के साथ भी झगड़े बहुत होते हैं, लेकिन nobody really wants to be on a bad term with their parent all the times. They want कि आगे जाके कुछ तो हो जाए at least that is what I think. Maybe not everyone's parents are like that, but they want to maintain social relationships because 11 years and 12 years के बाद it is a time where you want to be psychologically accepted. बचपन में maybe not that much because तुम लोग कुछ तो अटेंशन करने के लिए ले लोगे यार. और फिर नहीं तो मेरे साथ खेल नहीं रहा है तो मैंने पेरेंट्स को बोला नहीं कि देख मेरे साथ खेल नहीं रहा है. अटेंशन मिलने के बहुत सारे तरीके हैं, इजीली मिल जाता है, सब लोग खेल भी लगता है. लेकिन अभी तो तुम्हें एक्चुअल में कुछ तो खुद का बेसिस बनाना पड़ेगा ना, जिस पर तुम्हें अटेंशन मिले सोसाइटी से और सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट करे. जो बंदा कुछ बेसिस खुद का नहीं बनाया, कुछ स्किल से डेवलप नहीं किया, कुछ माइंडसेट डेवलप नहीं किया, उसको और कोई चारा ही नहीं बचता टू गेन अटेंशन रादर देन क्राइंग, क्रिबिंग, कंप्लेनिंग या फिर लाइक बुलिंग समवन, डेलिक्वेंसी, थिंग्स लाइक दैट. गैंग बनाओ, मारो पीटो एक दूसरे को. सो सो इमोशंस आर ऑल ओवर द प्लेस. इसलिए मैंने जो कहा कि आई डोंट नो, लाइक 17 के बाद जो टाइम आता है कि आई डोंट नो एनीथिंग, ऐसा वाला एटीट्यूड आ जाता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता है. लाइक और फिर उसके बाद आता है कि भाड़ में कैसे आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड. हाँ, आई डोंट केयर एंड लाइक वरना बेसिकली हमें समझ में आ जाता है कि वी डोंट नो रियली व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, वी जस्ट हैव टू गो ऑन विद लाइफ. तो हमें काम होना ही पड़ता है. इफ देयर आर ऑलरेडी इमोशंस इन योर ब्रेन एंड इफ देयर इज समथिंग ऑलरेडी गोइंग ऑन इन योर ब्रेन, तो यू कैन नॉट एक्सेप्ट more information. But 17 के बाद you have that, तो 17 18 19 20, if you are serious about life then तुम्हें आ जाएगा कि नहीं, everything has been going, it is just very scattered. I have to quiet myself down and we have to start learning, or else अपन पीछे रह जाएंगे. जो आप थोड़ा विजडम, थोड़ा इग्नोरेंस कह सकते हैं कि तुम्हें थोड़ा विजडम आ जाता है कि किस चीज को इग्नोर करना है. हाँ, ये समझ जाते हो. तो इग्नोरेंस है, लेकिन वाइज इग्नोरेंस है, मतलब अनकैलकुलेटेड नहीं. and it is not a timeline. Like timeline है, but it depends highly on how much you want to change, how quickly you want to change, and other factors that are affecting your life. कोई 20 साल में ही बहुत मैच्योर हो जाएगा, कोई 16 साल में ही बहुत मैच्योर हो जाएगा, किसी को 30 साल लग जाएंगे. फिर वो मिड लाइफ क्राइसिस में आते हैं कि ओ माय गॉड मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है, अभी इतने साल तो मैंने पूरे वेस्ट कर दिया ऐसे करके. वही तो एनवायरनमेंट फैक्टर आ गया ना फिर उसमें. हाँ, तो तुम्हारा एनवायरनमेंट ही हो गया ना. तो फिर अब ये अडलेरियन साइकोलॉजी तू बोल रहा था. हाँ, पर एनवायरनमेंट पे ही हो गया ना वो डिपेंडेंट. हाँ, बट इट इज योर पर्सनल चॉइस कि मैं एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है उससे क्या लूं. देख, अब मैं इससे थोड़ा डिसएग्री करूंगा, ठीक है. एग्जैक्टली. उसने कहा कि तुम्हारा पास्ट मैटर नहीं करता तुम्हारे इमोशंस के ऊपर, तुम्हारी एनवायरनमेंट मैटर नहीं करती बहुत ज्यादा. हाँ, ठीक है. whatever is going to happen in the future इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर पास्ट. on your बट past. नोबडी नोस हाउ. अब टीनेजर को थोड़ी पता है कि मेरा एनवायरनमेंट, आई डोंट केयर अबाउट माय एनवायरनमेंट. और एक अभी साइकोलॉजी में अगर बात करें ना, तो उसने साइकोलॉजी के बारे में बोला एक बटरफ्लाई इफेक्ट नाम की चीज होती है. हाँ. सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं, हर चीज में हर होती चीज है. में. ठीक है. बटरफ्लाई इफेक्ट ये होता है कि बहुत छोटे से किसी मूव का बहुत बड़ा रिजल्ट आ जाता है, बहुत बड़ा इफेक्ट आ जाता है. कि बटरफ्लाई के विंग्स की वजह से टॉर्नेडो साइक्लोन्स आ जाते हैं. Yeah. उस थ्योरी से ये डिराइव्ड है. तो यही होता है टीनेज में, या मैं तो कहूंगा चाइल्ड एज से, मतलब तुम जब बहुत ही यंग होते हो ना, तब से ये होता है कि छोटी छोटी चीजें
जो तुम्हें बहुत इन्फ्लुएंस कर जाती है और उसकी वजह से तुम बहुत बड़े बड़े डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हो फ्यूचर में। ये कहना बहुत ये है कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे फ्यूचर को ये नहीं करेगा, क्योंकि ये तुम्हारा, अगर तुमको अपने माइंड से सोचना है, अगर कोई है उतना स्ट्रांग मेंटली इमोशनली कि वो पास्ट को इग्नोर करके डिसीजंस ले, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा किसी में हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा माइंड भले ना सोचता हो, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड हर चीज याद रखता है कि तुम्हारे अराउंड क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीजें कि तुम लोग भूल जाते हो, लेकिन तुम लोग भुला नहीं देते पूरी तरह। अभी भी कुछ बिट्स एंड पीसेस में वो इमोशन तुम्हारे अंदर अलाइव होता है। और फिर वो टीनेज में, क्योंकि तुम रिबेलियस बन जाते हो टीनेज में, ठीक है, रिबेलियस बन जाते हो या फैन बॉय बन जाते हो। एक तो किसी को अगर किसी के अगेंस्ट बात करनी है, बहुत ही अगेंस्ट बात करोगे। अगर मुझे किसी पॉलिटिशियन के अगेंस्ट बात करनी है, मैं उसका पूरा प्रोपेगेंडा को खोल के रख दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे किसी का फैन बॉय बनना है, तो मैं उतने ही स्ट्रांगली उस फैंडम में भी जीऊंगा, ठीक है। मैं उतना ही स्ट्रांग सपोर्टर बनूंगा कि मैं गलत चीज को भी जस्टिफाई करूंगा उसके लिए। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमने बचपन से लोगों को एक्सट्रीम डिसीजंस लेते हुए देखा है, ठीक है। क्योंकि एक्सट्रीम डिसीजंस आर विजिबल, ठीक है, वो याद रहते हैं, वो कूल होते हैं, वो कूल होते हैं। उसका एक्चुअली शो किया जाता है, शो सारी किया जगह जाता पे है, शो किया जाता है। अभी क्योंकि देखो, हम एक्सट्रीम डिसीजंस कहाँ से देखते हैं? हम देखते हैं पॉलिटिक्स में देखते हैं, कोई आके कुछ भी बहुत एक्सट्रीम बोल देता है, ठीक है, किसी इंसान के बारे में, मूवीज, लेकिन Instagram, सब जगह। लेकिन पॉलिटिशियन अगर 10% बातें एक्सट्रीम करता है, तो 90% बातें बहुत न्यूट्रल भी करता है, ठीक है। वो देखेंगे, वो हम देखते नहीं है, या वो देखते हैं तो याद नहीं रखते, ठीक है। अगर हम अभी मैं अगर एग्जांपल देके बोलना चाहूँ तो एस जयशंकर जी, फैबुलस पॉलिटिशियन, ठीक है, सब लोग सुनना पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। 90% टाइम वो फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का विजन, इंडिया फॉरेन पॉलिसी में क्या करेगा, इसके बारे में बात करते हैं। 10% टाइम वो बहुत सैवेज रिप्लाईज देते हैं अपने लाइफ में। 10% ही मैं कहूंगा उनके टोटल इसके, 10 से भी कम, बहुत सैवेज 5%, ठीक है। बाकी बहुत काम की बातें करते हैं, लेकिन वो अपने याद में नहीं रहेगा, हमें याद रहेगा उनकी सैवेज रिप्लाईज, ठीक है। YouTube पे उसकी वीडियोस बनती हैं, हाँ, Instagram पे और उसकी वो तुम तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि तुम कंज्यूम कर रहे हो, इसलिए पहुंचाया जा रहा है। तो ये जो ग्लोरीफाई करते हैं हम एक्सट्रीमिज्म को, एक्सट्रीम पोलरिज्म को, वो उसकी वजह से फिर तुम रिबेलियस बन जाते हो या फैन बॉय बन जाते हो, और फिर it's a vicious cycle. It's a big vicious cycle. Because वो तो तुम्हें डालेंगे, it has been going on since very early कि मूवीज में भी एक्सट्रीम व्यूज दिखाएंगे किसी में, या फिर कुछ तो नया नहीं डालेंगे, जो चाहिए उसको ही एक्सट्रीम कर देंगे। like love movies, romance movies were very pure in the sense they didn't have anything age rated, for example, and down the line वो extremes में चला गया, जो लोगों के सबकॉन्शियस को पिक करता है एंड लोगों को पसंद लगता है वो। एंड इंस्टाग्राम पे लाइक अगर अच्छी चीजें वो नहीं आएंगी, जो रील्स होंगे मे भी कपल रिलेटेड होंगे, नहीं तो रोने के लिए, कंप्लेन के लिए कि देखो यार हमारे जेन ज़ी इज द वर्स्ट जनरेशन, जिसकी सबसे वर्स्ट सर्कमस्टांसेस हैं, ये वो पेरेंट्स का ये वो फलाना सब बहुत कंप्लेन है। मे बी इट इज रियल, मे बी इट इज नॉट, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। एक्सट्रीम व्यूज ही सारी जगह रीच करेंगे, इवन ऑन मीडिया, इवन ऑन इंस्टाग्राम, इवन ऑन यूट्यूब, ऑन एवरीवेयर, एंड उससे कल्ट्स बनते हैं। बिकॉज what happens is you are a bunch of emotions, you don't have real thoughts. Teenagers में उल्टा जो thoughts आते हैं, जो हमारे पास भी होंगे, वो बहुत कम होंगे जो हमने खुद से सोचे हैं, बाकी सब कहीं से लिए हुए हैं। मैंने कहीं बुक से पढ़ लिया, मैंने किसी से सुन लिया, मैंने ऑनलाइन किसी से देख लिया, तो वो होता है। तो you don't have really experience based knowledge, because 15 साल के होते हैं, 14 साल के होता है, उसमें क्या ही नॉलेज मिलेगा। तो तुम्हें आइडेंटिटी बनाना है, और अभी तो इतने लाइक फोर्स किया करता है ना सब, 13 साल की उम्र में पेरेंट्स पूछेंगे तुझे क्या करना है, तो तुझे कुछ तो चाहिए खुद के लिए। तो गर्ल्स स्टार्ट फॉलोइंग बीटीएस, बॉयज स्टार्ट फॉलोइंग एल्विस यादव, दे फॉर्म ग्रुप्स, बिकॉज उनको आइडेंटिटी चाहिए कि मैं इस ग्रुप का फॉलोअर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं कहीं और का हूँ, मैं कंप्लीट कर ले। हाँ, मैं एल्विस भाई का फॉलोअर हूँ, मैं किसी और का हूँ नहीं, एल्विस ने मैक्सटन को नहीं मारना चाहिए था। सबके पास ओपिनियंस है, कोई सुनने को तैयार नहीं है एक दूसरे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन करते हैं। हमने इतनी बातें की, हमने बोला कि अपने पास्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करने देना चाहिए, और मतलब गलत बातें नहीं, गलत डिसीजंस नहीं, बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। हम सब टीनेजर्स हैं, हम ये बातें कर रहे हैं। अगर हमारे माइंड पे कंट्रोल होता तो हम इसमें से कुछ करते,
कि हमें तो रियलाइजेशन है कि गलत एक्सट्रीम क्या और एक्सट्रीम क्या नहीं है, या लेकिन ये सब चीजें हम करते हैं। अगर मैं किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ बात करने लग जाऊं तो मैं सारा काला चिट्ठा निकाल दूंगा। अगर मैं किसी की तारीफ करने लग जाऊं किसी पॉलिटिशियन की, तो मैं उसकी गलत साइड को इग्नोर करूंगा। ये हम सब करते हैं। या हम सबको रियलाइजेशन है इस चीज का कि ये गलत है, हाँ। लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये तुम्हारे सबकॉन्शियस से आ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड से ये तुम्हारे माइंड से नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल होता, तुमको तो पता है कि ये गलत है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, और फिर वो तुम्हें गो विद द फ्लो के तरह ये बात करने मैं देगा। कुछ तो ऐड करूंगा, वो एडलेरियन साइकोलॉजी का मैंने जो बोला था। एक सेकंड, इसका एक पॉइंट है वो मैं कवर कर रहा बोल। था। एकदम सही बात की कि जो होता है हम सबकॉन्शियस माइंड का ऊपर ये होता है, सही बात है। और मैं एक एडअप करना चाहूंगा कि एक बैड बॉय माइंडसेट नहीं तो गुड बॉय माइंडसेट होता है कि मुझे प्रूव करना है कि मैं एक तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, नहीं तो मैं बहुत ही ज्यादा बुरा हूँ। तो मैं एक्सट्रीम में चला जाऊंगा, एक तो बुराई कर रहा हूँ तो मैं बुराई करते जाऊंगा ताकि सामने वाले को समझे कि मैं बैड बॉय हूँ, और फिर मेरी वैसे रिस्पेक्ट बने, या फिर वो जैसे भी जो भी गोल चाहता है वो नेगेटिव अच्छे अटेंशन हो। मिले। हाँ, नेगेटिव Negative अटेंशन, attention। यस। तो बेसिकली वो प्रूफ चाहते हैं, हाँ। कि वो प्रूफ करना चाहते हैं कि- Validation। हाँ, वैलिडेशन। सो फिर ऑडियंस को समझ में आ चुका है कि ऐसे ऐसे होता है। हाँ। सो माय क्वेश्चन इज कि क्या ये एक्सट्रीम जो हम जाते हैं हाँ। ये वैलिड है, और अगर वैलिड नहीं हो या फिर हो भी तो वैलिड उसके एज इन ऊपर- अच्छा है कि नहीं है। हाँ, नहीं है, हाँ। और इसका सोल्यूशन क्या है? एक काम करते हैं, सब लोग एक एक सेंटेंस, एक दो दो तीन तीन सेंटेंस में इसके जवाब देंगे, ठीक है? एलाबोरेटिव कोई नहीं जवाब देगा। तो सही है गलत है, एग्जिस्टिंग है, सही है गलत है, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। कुछ चीजें हैं जहाँ पे एक्सट्रीमिज्म लगता है वहाँ पे वो सही है, कुछ चीजें जहाँ पे नहीं लगता वहाँ पे वो गलत है, ठीक है? लेकिन अगर गलत है तो इसे कंट्रोल कैसे करना है? तो ये कंट्रोल तभी होगा जब यू विल बी ओपन टू टेकिंग व्यूज। कि अभी फॉर एग्जांपल सिंपल अगर हम इसकी बात करें, अगर तुम संदीप माहेश्वरी के फैन हो तो तुम्हें लगेगा कि विवेक बिंद्रा गलत है, तुम उसका जस्टिफिकेशन भी नहीं सुनोगे, ठीक है? क्योंकि इसके पास एविडेंस है। अगर तुम विवेक बिंद्रा के फैन हो तो तुम्हें लगेगा संदीप माहेश्वरी गलत है, क्योंकि बिंद्रा के पास भी एविडेंस है। अगर तुम इस बायस के साथ देखोगे कि मैं संदीप माहेश्वरी का फैन हूँ, शायद तुम इस ऐसे सोच के ना देखो, लेकिन तुम फैन हो तो तुम इस चीज से देखो कि बहुत ज्यादा क्रेडिबल इंसान है, इससे क्रेडिबल कोई नहीं, ठीक है? और तुम लोग इसको भी इसको एक बायस के साथ देखोगे, ये गलत लगेगा, इसको बायस के साथ देखोगे, संदीप माहेश्वरी गलत लगेगा। इसलिए जब कभी किसी भी टाइप का कंटेंट, बुक्स हो, सोशल मीडिया, वीडियोस, रिटन, टेक्स्ट बुक, इवन टेक्स्ट बुक, ठीक है, जब कभी पढ़ोगे किसी भी चीज के ऊपर एक साइड ऑफ द कॉइन के ऊपर विश्वास नहीं रखना, यू रीड द अदर साइड, बी वेरी इंक्लूसिव अबाउट थिंग्स। जब तुम इंक्लूसिव बनोगे तब तुम्हारा एक्सट्रीमिज्म कम होते 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 तुम सेंटर तक आओगे। कि जैसे राइट लेफ्ट पॉलिटिकल बात करें, राइट लेफ्ट कोई चीज नहीं होती, एवरीवन टुडे वर्क्स फॉर इंटरेस्ट, ठीक है, फॉर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट, दोनों चीजों के लिए। हम लोगों को राइट लेफ्ट क्यों लगता है? अगर कोई राइटिस्ट है वो तो सिर्फ राइटिस्ट पढ़ेगा, कोई लेफ्टिस्ट है सिर्फ लेफ्टिस्ट पढ़ेगा, लेकिन सारे पॉलिटिशियंस सेंट्रिस्ट है, ये याद रखो। क्यों? क्योंकि वो इंक्लूसिव है, लेफ्ट वाले राइट वालों को सुनते हैं, राइट वाले लेफ्ट वालों को सुनते हैं, और फिर खुद के व्यूज बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि नहीं तो फिर सिस्टम नहीं चलेगी, क्योंकि कभी भी एनवायरनमेंट में एक्सट्रीमिज्म नहीं चलता, उनको न्यूट्रल ही होना पड़ता है नेचुरली इन नेचर। तो उस हिसाब से सारे मैच्योर लोग न्यूट्रल हो जाते हैं। टीनेज में हम उतने मैच्योर होते नहीं, तो हम पोल्स चूज कर लेते हैं। तो सारी चीजें कंज्यूम करो, सारा जितना कंटेंट मिले, अच्छा बुरा गंदा, सब कंज्यूम करो, और तब जाके एक कंक्लूजन पे आओ। ओके, इसके ऊपर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि तूने एक्सट्रीम के केस को बता दिया, बट एक केस होता है कंफ्यूज वाला, ठीक है? अब इसमें कैसे होता है, जैसे तूने विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी का एग्जांपल दिया, तो कुछ लोगों का ऐसे होता है, मैंने कमेंट पढ़ा था विवेक बिंद्रा के जो वीडियो के नीचे था, वो कह रहा था कि अगर तुम संदीप माहेश्वरी का पहले वीडियो देख के आ रहे हो और फिर उसके साइड पे जा रहे हो, और एक बार विवेक बिंद्रा का वीडियो देख रहे हो और उसके साइड पे जा रहे हो, तो तुम कंफ्यूज हो। हाँ, ऑब्वियसली है। लाइक ये भी चीज होती है कि तुम कंफ्यूज हो जाते हो, एक तो इसके साइड पे जाते हो, एक तो उसके साइड पे, मतलब ऐसे चलते रहता है। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। हाँ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सही क्योंकि बात। तुम लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरा एक पॉइंट है कि अगर टीनेज में न्यूट्रल है तो कंफ्यूज हो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ तो पैशन होना चाहिए उसके लिए। अगर एक साइड में हम लोग लीन कर रहे हैं तो हमारा पैशन होगा। माइंड उस तरफ जा रहा है,
तो इसीलिए अगर हम लोग न्यूट्रल है, अगर हमको इसका भी कंटेंट चाहिए, इसका भी कंटेंट चाहिए, इसका भी कंटेंट चाहिए, तो हम कंफ्यूज है। ठीक है, हाँ। इसीलिए हमको ऑप्शंस ज़्यादा चाहिए। 11th-12th में करना क्या है, ऑप्शंस ओपन रहने चाहिए, मुझे ज़्यादा फ्रीडम चाहिए, इसलिए हम लोग न्यूट्रल है, इसलिए हम लोग कंफ्यूज है। वो मेरा पॉइंट है। देखो, मैं क्या कहूँ Interesting है। वो उस पे द थिंग्स दैट वी वर डिस्कसिंग एक्सट्रीमिज्म वाला, यू हैव टोल्ड एक्सीलेंटली, मैं उस पे कुछ बोलूंगा ही नहीं क्योंकि वो कंप्लीट है अपने आप में कि हमें हम लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं एक्सट्रीमिज्म में, व्हाट वी शुड बी डूइंग अपने आप के लिए। अभी हमने डिस्कस किया है कि कंज्यूम क्या करना है कंटेंट वगैरह, लेकिन जब तुम खुद भी डिसीजन ले रहे हो, मेरा स्टैंड पॉइंट है कि तुम अगर तुम्हें नहीं पता कि क्या करना है और तुम्हें किसी और का लाइक जो सजेशन है, एडवाइस है, वो भी क्रेडिबल नहीं लग रहा, तो तुम लोग डिसीजन ही मत लो। कुछ कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल हैं कि अगर मैंने साइंस लिया है और मैं जेई के लिए पढ़ाई करने वाला हूँ तो मुझे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरा एग्जाम नहीं होगा। अगर मैंने विलफुली लिया, मैं पेरेंट्स वगैरह की कुछ बात नहीं कर रहा, मैंने विलिंगफुली लिया है कि मुझे पढ़ना है, तो मेरे को मैं समझ के इसने डिसाइड किया उसको बिजनेस करना है जाके, तो वो फैक्चुअल बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि उसको पढ़ना ही पड़ेगा बिजनेस का, तब जाके उसका बिजनेस में कुछ तो होगा, उसके बिना तो नहीं होगा। ऐसे दिन में अकेला बैठ के खुद से विचार नहीं बना सकता वो कि बिजनेस पूरा हो ही जाए, दैट इज अ वेरी लेस प्रोबेबिलिटी। तो दीज आर सम फैक्ट्स। अभी अगर मैं चीजें लाइक अगर हम लोग सम डिसीजंस लाइक जो टीनेजर्स को ही स्पेसिफिकली अफेक्ट करते हैं या फिर उनको ही हार्ड लगते हैं डिसीजंस लेने की, मुझे उसे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं, ये तुझे उसे हर्ट करेगा कि नहीं, या फिर मुझे अभी बात करनी चाहिए कि नहीं क्लास में, लाइक सर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, शुड आई आंसर दिस और नॉट, ये बहुत बेसिक रहता है, लेकिन हमें बहुत अफेक्ट रहता है कि नहीं, व्हाट विल अदर्स बी थिंकिंग ऑफ मी, थिंग्स लाइक दैट, व्हाट शुड आई हैव डन, मुझे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था जिससे एक पॉजिटिव आउटकम आता रादर देन जो हुआ उस टाइम। ऐसे ओवर थिंकिंग भी करते हैं। इतना सब कुछ करने से अच्छा जस्ट मेरा पॉइंट है कि तुम कुछ करो ही ना, फिलहाल जो फैक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारे सामने कि मुझे बिजनेसमैन बनना है तो मुझे बिजनेस का पढ़ना ही पड़ेगा, तो मैं उस पे ओवर थिंक करूंगा ही नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, मैं डायरेक्टली पढ़ने बैठ जाऊंगा। मुझे पता है मैं जेई का पढ़ने वाला हूँ तो मुझे डायरेक्टली बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ तो होने ही नहीं वाला है, कोई आके मेरे लिए तो नहीं पढ़ेगा। अब तो फ्रेंड्स का वगैरह इट इज ओके फॉर नाउ, नोटा मुझे नहीं पता क्या करना है, मैं फिलहाल के लिए शांति से बोलूंगा कि मुझे नहीं पता। Saying I don't know is like the best thing you can say when you don't know anything. ओपिनियन सबके पास है, जो डेटा है सबके पास है, न्यूज़पेपर से आएगा, इंस्टाग्राम से आएगा, इधर से आएगा, उधर से आएगा, सबके व्यूज है, सबके थॉट्स है, लेकिन तुम्हें वो थॉट उस सिचुएशन में सब सही से प्रेजेंट करने आता है कि नहीं, और वो सही है कि नहीं वो तुम्हें नहीं पता हो सकता। ठीक है, पता होगा भी तो तुम मुझे, मेरा ये मानना है कि तुम्हें वो बोलना ही नहीं चाहिए कि आई 100% के साथ मुझे पता है कि ये सही है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो भी मैं बोलूंगा कि मैं 100% कन्विक्शन के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन एटलीस्ट आई डोंट नो बोलने में तुम एक सेफ पॉइंट पे आ जाते हो कि तुम दरिया में भी नहीं गिर रहे, खाई में भी नहीं गिर रहे, तुम सेंटर लाइन पे हो। आई डोंट नो, नोटा का बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैं ऐसे ही अभी सोच रहा था कि ये हम लोग इतने एक्सट्रीम डिसीजंस क्यों लेते हैं टीनेज में। इसका रीजन अगर हम ढूंढे ना, तो जैसे उसने बोला कि न्यूट्रल अगर हो टीनेज में तो कंफ्यूज हो, वो क्यों है? तो अभी जब तुम टीनेज में नहीं थे, मतलब बचपन में, तब तो न्यूट्रल थे क्योंकि तब पता ही नहीं था, कुछ पता नहीं था पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के, किसी भी चीज के बारे में, इवन अबाउट लव लाइफ और कुछ भी, इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। तुम सब सिर्फ ले रहे थे ज्ञान को, ठीक है, तुम सब कंज्यूम कर रहे थे जो मिल रहा था। एक पॉइंट आया जब तुम्हें लगा कि यार ये साइड ज्यादा अच्छी है इस फैसेट में, तो तुम पूरा टीनेज ना वो सेंटर से जिस साइड जाना है उस साइड जाने में गुजार देते हो। कि अगर मुझे लेफ्ट पसंद आता है तो मैं अपना पूरा टीनेज लेफ्टिस्ट बनने में गुजार दूंगा कि मुझे और ज्यादा लेफ्टिस्ट बनना है पॉलिटिकली या किसी भी चीज में, या मुझे और ज्यादा राइटिस्ट बनना है। कोई रुकता नहीं है, देयर इज नो स्टॉप। और उसकी वजह से हमें लगता है कि टीनेज में न्यूट्रल होना इज अ कंफ्यूजन। पर जब तुम टीनेज की उस लेवल पे पहुंच जाओगे जब तुम्हें लगेगा कि यार ये तो कभी खत्म नहीं होने वाला, जितना लेफ्ट जाऊंगा उतना लेफ्ट है, जितना राइट जाऊंगा उतना राइट है, इसका कोई पोल नहीं है, ठीक है। तो जब किसी चीज का कोई पोल नहीं है तो वो भी तो चीज एक सेंटर ही है। ये बस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस पॉइंट पे है, ठीक है। तो सुनना, we have seen that in the current ages, like पिछले 5 साल में जो भी youngsters है, teenagers है, from the age group let's say 13 to 21 or 22, सब लोग like majority of the people are turning into rightists, ठीक है, जो like the biggest धर्म जो बोलेंगे हिंदू धर्म के लिए like उसमें ज्यादा उलझ नहीं जाएंगे, as in
उसको ज्यादा फॉलो करने लगेंगे, बहुत पैशनेट बन हाँ जाते हैं। बहुत पैशनेट हो जाएंगे ठीक है। सब चीजों के बारे में। व्हाई डू यू थिंक दैट इज हैपनिंग? That is happening because इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, ठीक है, और ये होगा क्योंकि अगर तुम देखो ना 2014 से पहले इस चीज के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा था कि no one was talking about love jihad. It is a thing that exists. We cannot ignore its existence. Yes, yes. ठीक है, but not every love story can be called love jihad, obviously. Yes. But that thing used to exist, but people never spoke about it. Okay, it you know, killing of beef, okay, killing of cow was a thing that existed before also. And there are few species that are illegal to kill in India. Those are also getting killed before 2014. Now also they get killed. Love jihad now also exists. But before 2014, the government didn't want you to speak about it because that was not their agenda. 2014 से पहले. Why do you think they did not want anyone to talk about it? Because they felt that this is a diversion. People should think more about employment, career, okay. development. This I was think that is their a fact, point. हाँ. Okay, economics. आई basically. बिलीव कि मीडिया का तभी रोल नहीं था ज्यादा, इसलिए हाँ, शायद- उस टाइम सोशल मीडिया भी ज्यादा और नहीं सोशल था। मीडिया भी ज्यादा नहीं था, लेकिन जो था हाँ. ऐसा तो नहीं कह सकते सोशल मीडिया ज्यादा नहीं था, लेकिन उस टाइम भी आरएसएस इतनी स्ट्रांग थी हाँ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पे, क्योंकि पेनिट्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन तो होता है, ठीक है, लेकिन बात ये होती है कि कौन सी गवर्नमेंट तुम्हें क्या दिखाना चाहती है। अब फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द करंट गवर्नमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट तो वो भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस 80% ऑफ their जो भी उन्होंने बोला था ऑलमोस्ट सब कंप्लीट हो गया, सिर्फ यूसीसी बचा है वन ऑफ देम, अदरवाइज 370 निकालना था निकाल दिया, नए रोड्स बने, सिटीजनशिप नई सिटीजनशिप एक्ट्स आए थे ला दिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ला दी, राम मंदिर बनवा दिया, जो कुछ उनके पॉइंट्स थे लोगों के लिए, और डिमोनेटाइजेशन करना था कर दिया, अच्छे पॉइंट्स थे, नॉट बैड, ठीक है, कितना सक्सेसफुल हुआ दैट्स अ डिफरेंट डिबेट ऑल टुगेदर, लेकिन किया, बट गवर्नमेंट डजंट वांट टू डिस्कस ऑल ऑफ दिस। व्हाई? बिकॉज दे फील कि ये सब अगर डिस्कस करोगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें पहले की गवर्नमेंट ने भी तो की, ठीक है, हम एक 370 जानते हैं जो निकाला कश्मीर से, ऐसे बहुत सारे रीजनल लॉज हैं जो पहले की गवर्नमेंट ने निकाले थे, ठीक है, हम एक डिमोनेटाइजेशन जानते हैं, इससे बड़ा डिमोनेटाइजेशन जयप्रकाश नारायण ने किया था इमरजेंसी के बाद, ठीक है, हम एक मंदिर बनाया हुआ जानते हैं, लेकिन उस मंदिर का शिलान्यास किया था राजीव गांधी, तो दोनों तरफ से काम हुए, सेम काम हुए, वो लोग चाहते हैं कि तुम वो काम डिस्कस कर लो ताकि तुम उन्हें वोट करो कि भाई काम करते हैं इसलिए वोट कर दिया, ये जानते हैं कि लोग पहले से जानते हैं कि इन्होंने ये काम कर रखे, तो इनको हम कुछ और देते हैं, तो स्पीक अबाउट कल्चर, स्पीक अबाउट रिलीजन, नॉट अबाउट कल्चर, स्पीक अबाउट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, एंड व्हाई स्पीक अबाउट रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं हुई है इंडिपेंडेंस के बाद, ये जो मैं थोड़ा लेफ्ट इंक्लाइंड हूँ अब भी, मेरी आइडियोलॉजी बहुत राइटिस्ट है, इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी की बात करें तो मैं बहुत राइट में मानता हूँ, लेकिन अगर सोशियो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बोले तो थोड़ा लेफ्ट इंक्लाइंड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शायद चेंज हो जाए बाद में, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं लेफ्ट की उस बात से नहीं मानता या एग्री नहीं करता जहाँ पे वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम धर्म के रखवाले नहीं थे, यू डिडंट एम्फसाइज ऑन इट, आपने धर्म के लिए काम किए, डेफिनेटली किए, यू वर्क फॉर द तमिलियंस, हिंदू तमिलियंस इन श्रीलंका, ओके, you worked for the Hindus in Punjab before that, you worked for the Sikhs in Punjab, you did work for religion, कांग्रेस ने भी रिलीजन के लिए काम किया, लेकिन कभी आके उसका ढिंढोरा नहीं पीटा, जब तक तुम लोगों को नहीं बताओगे तब तक लोग क्यों डिस्कस करेंगे, हॉट टॉपिक बनाना पड़ेगा तब उसका इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, नितिन गडकरी रोड बिल्ड किए बहुत ज्यादा, रोड बिल्डिंग इससे पहले भी हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना, लेकिन उस चीज को हॉट टॉपिक नहीं बनाया गया उस टाइम, जब तक डिस्कस नहीं करोगे ना तब तक प्राउड फील नहीं करोगे उस चीज के बारे में, तो अब ऐसा हो रहा है कि हिंदुत्व डिस्कस हो रहा है तो लोग प्राउड फील कर रहे हैं, अब इस्लाम डिस्कस हो रहा है तो लोग प्राउड फील कर रहे हैं अपने रिलीजन के बारे में, और फिर ये तो एक बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर खुद के रिलीजन के बारे में प्राउड फील करोगे तो दूसरे वाले का मुझसे नीचे के पेडिस्टल पे होना चाहिए, ये सबको लगता है, कम्युनलिज्म कह सकते हो, पार्टिजनशिप को बेटर वर्ड विल बी पार्टिजनशिप, कि जब तुम किसी चीज में प्राइड लेने लगते हो, अगर मैं खुद को लेफ्टिस्ट बुला रहा तो राइट गलत ही है, ऐसा मुझे लगेगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि लेफ्ट भी अपने जगह पे सही था, राइट भी अपनी जगह पे सही है, ठीक है, डिग्री ऑफ करेक्टनेस अलग हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पूरी तरह गलत है, कोई पूरी तरह गलत तो आएगा ही नहीं इलेक्ट्रो, गेटिंग दिस थिंग कि पार्टिजनशिप की वजह से ये पोलराइजेशन, अब ये चेंज कैसे होगा,
एक टर्म गवर्नमेंट बदल जाने दो, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट खुद आके बात करना चाहेगी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट तुमसे बात करना चाहेगी पॉवर्टी के ऊपर, एम्प्लॉयबिलिटी के ऊपर, इन सब चीजों की जब बात चालू होगी, या इकोनॉमिक्स के ऊपर, या कांग्रेस का ये एक था कि कांग्रेस बहुत ज्यादा वल्नरेबल पाती थी अपने आप को इंटरनेशनल कम्युनिटी से, कि अमेरिका ने हमारे खिलाफ ये बोल दिया। बीजेपी का क्या है, हमने अमेरिका के खिलाफ ये बोला। ये डिफरेंस है पॉइंट ऑफ व्यू में। तो शायद अब भी हम बहुत स्ट्रांग फील करते हैं अपने आप को, शायद उतने स्ट्रांग ना हो, ठीक है। जब कांग्रेस आएगी, अब जब ऑपोजिशन, अभी की जो ऑपोजिशन है उसमें से कोई पार्टी आएगी पावर में, तो शायद वो ये फिर से बता दे कि यार अमेरिका आज भी हमारे खिलाफ ये बोल रहा है, अन्याय कर रहा है हमारे खिलाफ, हमें अमेरिका के खिलाफ जाना चाहिए, ठीक है। अब भी हमारा माइंडसेट क्या है, हम तो जा रहे हैं, हम स्ट्रॉन्गर हैं, तो तब आराम से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो लोग आज खड़े होकर जेएनयू को गलत बोलते हैं, कभी वो भी जेएनयू के पास आउट थे, ठीक है। वो गलत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है जो मास लेवल पे हो रहा है, ठीक है। जो लोग थोड़ा भी इंक्लूसिव हैं पढ़ने के बारे में, मैं बहुत राइटिस्ट लोगों को जानता हूँ जिनको मैंने कन्वर्ट करवाया है सेंट्रिस्ट में। मैं खुद बहुत स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट था, लेकिन मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे सेंट्रिस्ट बना दिया, क्योंकि he gave me rightist content to read. He proved that the left was wrong at point. ठीक है। अगर मैं आगे किसी राइटिस्ट को बता दूं कि राइट इस तरह से रॉन्ग था, आज का राइट तुम्हारे रिलीजन को सेव ही नहीं करना चाहता, ये प्रूव कर दूं, तो वो थोड़ा सेंटर की तरफ आएगा। और अगर मैं उसको ये कन्विंस करा दूं कि लेफ्ट कभी सोचता ही नहीं था रिलीजन के बारे में, लेफ्ट तो तुम्हारे रिलीजन को खत्म करना चाहता था, तो वो भी सेंटर की तरफ आएगा। पॉजिटिवली नेगेटिवली लोगों को सेंटर की तरफ लाना इज द मेन थिंग। हाँ। And one of the reasons why people are so easy to choose sides is because वो easy है, वो already views हैं। न्यूट्रल बनना इजी नहीं है। हाँ, न्यूट्रल बनना, you have to think a lot, and उसके बाद भी there's a chance कि तुम लोग either side पे कहीं तो lie करते हो। You cannot be एकदम में सेंटर में just by thinking for one day, one week, 1 month, 1 year। like जो भी सेंट्रिस्ट लोग मैंने देखे हैं at least on social media या फिर इंटरनेट पे, their work has been of 30-40 years, तब जाके उनके centric views बने। So और हमारे सेंट्रिक व्यू उनको देख के बने। हाँ, हमारे सेंट्रिक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे व्यूज तो उधर से ही आए थोड़े बहुत। और एक ही मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा, फिर तुम लोग इस चीज के ऊपर आ जाना कि मैं रिसेंटली मिला था प्रोफेसर डॉक्टर परांजपे से। तो इंट्रोडक्शन देता हूँ कौन है वो। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज पुणे यूनिवर्सिटी के डीन है अभी। He has worked with government of India. He has studied from JNU. बहुत हाईली नोन इंसान है इसके जियोपॉलिटिक्स के बारे में। तो उस सेशन में था मैं बैठा हुआ, और उनको किसी ने तो सवाल पूछा कि सर आपको क्या लगता है वर्ल्ड कहाँ मूव कर रहा है, राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ? सर पहले तो हंसे 2 मिनट, और फिर उन्होंने बोला कि राइट और लेफ्ट एक बहुत पुरानी कंसेप्ट है, आउटडेटेड। राइट, और जब कोल्ड वॉर एंड हुआ तब राइट लेफ्ट खत्म हो गया, उसके बाद कोई भी आइडियोलॉजी के लिए नहीं लड़ता। आइडियोलॉजी नाम की चीज सिर्फ लोगों में, डिसीजन मेकर्स में नहीं है। वो कोल्ड वॉर के बाद खत्म हो गई, तब तक लड़ रहे थे, तब तक बहुत पैशनेट थे अपनी आइडियोलॉजी के बारे में कि मैं राइटिस्ट हूं तो मैं राइट के लिए ही लड़ूंगा, भले मुझे उससे मेरे देश की डेवलपमेंट ना हो। वो पेट्रियाटिज्म था। अब लोग नेशनलिज्म पे शिफ्ट हो गए। प्रोफेसर परांजपे ने बोला कि देयर इज नो आइडियोलॉजी, देयर इज इंटरेस्ट, माय नेशनल इंटरेस्ट। और इसके बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे बहुत सारे, कि अभी की गवर्नमेंट कुछ ऐसे लॉज बना रही है जो कि शायद अभी वो बोलते हैं कि वी आर अ राइटिस्ट पार्टी, वी आर अ हिंदू राइटिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी, लेकिन ऐसे इनकी भी डिसीजंस है जहां पे दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन हिंदू नेशनलिज्म, ठीक है, बट फॉर व्हाट? फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। ओके, कांग्रेस खुद को बोलती है कि वी आर एंटी हिंदू, बट कांग्रेस के कुछ ऐसे फैबुलस डिसीजंस है जो कि बहुत प्रो हिंदू थे, जहां पे बाकी कम्युनिटीज के साथ अन्याय हुआ, कह सकते हैं, देखा जा सकता है कि बाकी कम्युनिटीज के साथ अन्याय हुआ, बहुत प्रो हिंदू डिसीजन था वो, या डिसीजन हिंदू कोडिफिकेशन एक्ट एक एक्ट था वैसा, जहाँ पे जो बहुत प्रो हिंदू एक्ट था, हिंदूज के लिए ही था पर्सनल लॉ, लेकिन बहुत अच्छे लॉज थे, बट दैट वाज फॉर द नेशनल इंटरेस्ट, समझ रहे हो? तो अभी सब काम नेशनल इंटरेस्ट के लिए करते हैं, लेकिन दिखाते हैं आइडियोलॉजी। तुमको वो काम नहीं दिखाएंगे जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि यार ये आइडियोलॉजी ब्रीच कर रहा है, तुमको वही काम दिखाएंगे जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि यार ये तो पूरा मेरे आइडियोलॉजी का स्टिक करके काम कर रहा है। For them it is national interest, and for people like us,
It is ideology. मेरे पास एक इंटरेस्टिंग हाइपोथेसिस है. हाँ. If you think about it, देख जो मैच्योर सिटीजन्स है वो तो यही देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट्स डोंट वांट यू टू सी द डेवलपमेंट. मतलब वो तो दिखाएंगे ही, लेकिन एज यू सेड कल्चर, रिलीजन, ऑल दैट स्टफ दैट इज इमोशनली अपीलिंग, वो ज्यादा दिखाएंगे लोगों को, एंड उसका ज्यादा जिक्र किया जाएगा हर कॉन्वर्सेशन में, जो भी इंडिया में चलेगा. अभी जो करंट वोटिंग पॉपुलेशन है, हाँ. वी कैन से दैट इट इज समवट मैच्योर. Maybe, yeah. Yeah, because पहले के ज़माने का उस टाइम उतना like their teenage went not influenced by social media itself. अभी की जो जनरेशन आएगी, जो फ्यूचर में अभी let's say after 10-15 years, what do you think they are going to vote with? How much maturity they will have? And like mass अगर हम लोग like फ्यूचर में speculate करें कि कैसा उस टाइम की गवर्नमेंट what will they try to do to get votes? मुझे कुछ बोलना है. ये टॉपिक के अनरिलेटेड है तो इसको कट करना पड़ेगा. नहीं, टीनेज के बारे में. Teenage बहुत- के- अच्छा रुक, मैं इसको एक पॉइंट बोल के Free फिर for ये कर लेता हूँ. हाँ. मुझे तो लगता है कि ये ना सब सिस्टम का ही खेल है. जैसे तूने कहा कि वोटर अभी जो भी अभी हमारे एज वाले वो आगे जाके हाँ. किसको वोट करेंगे, सारा सिस्टम का ही तो खेल है. वही तो हमें एक्सट्रीम के ऊपर सोचने के लिए मजबूर कर रहा है. हाँ. वो जो दिखा रहा है हम देख रहे हैं. हाँ. जैसे मैंने कहा कि कोई अपनी आइडियोलॉजी बता रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, तो वो एटलास दिखाने का ही तो काम कर रहा है. वो Yeah. खुद को Already program कर रहा है हाँ. हमें to be extremist, and the worst point is They are not extremists. they हाँ The worst point. yes, हाँ. they are new. Only we are extremists. हाँ. ठीक है. और जितना ज्यादा सोशल मीडिया जो लाइक स्मॉलर जनरेशन जेन जी, जेन अल्फा जो भी है, सारे जितना कंज्यूम करेंगे उतना उनका डिसीजन कैपेबिलिटी कम हो जाएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस कम हो जाएगा, व्हिच इज लाइक बाकी सारे देश में हो रहा है. बट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ चाइना, उधर नहीं दिखाएंगे वो बच्चों को कि तुम लोग ये देखो एक्सट्रीम को, वो देखो एक्सट्रीम का. उनके टिकटॉक में एजुकेशनल वगैरह आता है, एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट आई हैव रेड अबाउट द स्टडीज, कि उनको उनका कंटेंट अच्छा है सोशल मीडिया पे. हमारा कंटेंट इज प्योरली बेस्ड ऑन आवर एनिमल इंस्टिंक्ट्स, कि जो हमें ये पसंद है कि क्या करते लोग रील्स में लड़कियों को दिखा देते हैं तो उनका व्यूज बढ़ जाता है, कुछ कुछ दिखा दिया, कुछ कपल्स का दिखा दिया, समथिंग ये सब. हाइपोथेसिस है पॉलिटिकल. What? ये मैं बहुत पहले एक बार मैं पढ़ रहा था कहीं पे, तो वहाँ पे ये था कि अरे मुझे भी बहुत स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ इस पॉइंट में कि ये जो हमने बात की अगले 15 साल में कैसे होगा, एक ट्रेंड ऑब्जर्व करो. ठीक है, दो इवेंट है, एक वर्ल्ड लेवल का है, एक नेशनल लेवल का है, जिससे कि बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है द वे पॉलिटिक्स वर्क्स. ठीक है, पहला है इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बाद द सिचुएशंस दैट वर देयर, पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, मतलब खाने तक के पैसे नहीं थे लोगों के पास, हम लोग भीख मांग रहे थे लिटरली पूरी दुनिया से. ठीक है, उस टाइम पे पीपल डिडंट थिंक ऑफ रिलीजन कल्चर बिकॉज़ दैट टाइम इट वाज अबाउट लिविंग. हाँ. ठीक है, सो दैट टाइम it was obvious that Congress will win because Congress was selling them the point of view that anyhow we will give you basic sustainable surviving means, and we will work for developing the country. This was what Congress said. ठीक है, there were rightist parties that time also. One of them was Muslim League, obviously. It is still a very extreme rightist party, more extreme than BJP, I would say. More right than BJP. Okay, but तो उन्होंने वो सपना बेचा कि तुमको जिंदा रखेंगे, ये हमारी गारंटी है, बाकी कुछ गारंटी अभी तो नहीं दे रहे, जिंदा रखेंगे. ठीक है, सेकंड इंटरनेशनल इवेंट है जिससे पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरा चेंज हुआ, कोल्ड वॉर. अब बहुत पॉलिटिकल थिंकर्स कहते हैं कि कोल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस नहीं था, ये नहीं था, बहुत इन्फ्लुएंस था. ठीक है, कोल्ड वॉर खत्म हुआ 1980s या 90s में कंसीडर कर सकते हैं. इंडिया में अंटिल 1980 जो कोई गवर्नमेंट आती थी मेजॉरिटी से आती थी. ठीक है, इट इज ओनली आफ्टर 1980 दैट गवर्नमेंट स्टार्टेड कमिंग इन कोलिशन. और ऐसा क्यों है? तो उसके पहले खाने पीने तक के वादे थे, और वो क्यों थे? क्योंकि रशिया और यूएसए डिडंट वांट यू टू बिकम स्ट्रांग. So it was their influence also that these countries should stay poor because we were not on their side. And it is very much possible that a big country decides कि इनको गरीब रखूंगा, तो वो रख सकते हैं. कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तब तक हमारा खुद का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो चुका था कि अब हम दुनिया से कम्पीट करें. अब हमारे पास कॉलेजेस थे, हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, हम न्यूक्लियर पावर में आगे बढ़ रहे थे, हम हर चीज में आगे बढ़ रहे थे. तो उसके बाद हमारा एस्पिरेशन बढ़ा, हम गरीबी से ऊपर आ गए थोड़े से. जब तुम वल्नरेबल से थोड़े कम वल्नरेबल होते हो ना, तुम्हें सपने आते हैं और अच्छा बनने के. जब एस्पिरेशन बढ़ता है तब
तुम और चॉइसेस की तरफ देखते हो कि तब हाँ जनसंघ क्या बोल रहा है कि डिक्टेटरशिप से दूर लेके जाऊंगा, इंदिरा गांधी की डिक्टेटरशिप नहीं चलने दूंगा, ये जनसंघ का कहना है। इंदिरा गांधी क्या बोल रही है कि जनसंघ ने जो ठीक से गवर्नमेंट नहीं चलाई अच्छे से चलाऊंगी, ठीक है। किसी का एस्पिरेशन होगा शायद कि मुझे बहुत फ्री डेमोक्रेसी में जीना है, इंदिरा गांधी जैसे इमरजेंसी के अंदर नहीं जी सकता। किसी का एस्पिरेशन होगा कि नहीं यार जैसा जी रहे हैं जीने दो, जैसी वो गवर्न करना है करने दो, मुझे जॉब चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो एस्पिरेशन बढ़ गया, ठीक है। एस्पिरेशन जब बढ़ा तब वोट करने का तरीका बदल गया। अब ट्विस्ट आता है, 30-40 सालों तक सेम चीज रही। ये टीनेज की बात कर रहा हूँ मैं, टीनेजर्स के ऊपर ये इन्फ्लुएंस होगा। अब टीनेजर्स के पास मोबाइल फोन आ गया जहाँ पे एस्पिरेशन के चक्कर में शायद कल्चर जो पीछे छूट गया था वो कल्चर फिर से उन्हें मिल रहा है, तो उन्हें लग रहा है कि यार अब तो मैं कल्चर के लिए वोट करूंगा। हिंदू राष्ट्र मुझे बना, हिंदू राष्ट्र है, ठीक है। फर्स्टली हिंदू इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ वे ऑफ लिविंग। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लिविंग, यू कैन नॉट कॉल इट अ रिलीजन, बिकॉज ये एक चीज है कि वे ऑफ लिविंग में लॉजिक होता है। हिंदुइज्म में बहुत लॉजिक है, हर चीज करते हो उसके पीछे लॉजिक है। रिलीजन में इट इज नॉट नेसेसरी दैट लॉजिक इज देयर। Religion is indirect logic many times that some people won't understand, and sometimes it is illogical also to the modern context. But way of living is never illogical. Hinduism gives you the freedom to change it according to your convenience. कुछ चीजें हैं हिंदुइज्म में कि अगर मुझे वो चीज नहीं करनी है तो मैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर लूंगा, ठीक है। इट इज नॉट एक्सट्रीम। वो कंसेप्ट नहीं है कि अगर ये नहीं कर रहे हो तो पापी हो, गेटिंग इट? वो कंसेप्ट नहीं है, ये कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है। तो उसकी वजह से ये वेव आ गई टीनेजर्स में कि मैं तो अपना इतना अच्छा वे ऑफ लिविंग है, इतना अच्छा रिलीजन है, मैं तो इसे प्रमोट करूंगा। बहुत अच्छी बात है, प्रमोट होना भी चाहिए। बट अब इससे आगे क्या होगा? अब तो लोग समझ गए हैं। अभी के एग्जिट पोल अगर देखोगे तो टीनेज वोट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन, इंक्यूबेंट पॉपुलेशन बहुत बड़ा है इस साल जो पहली बार वोट करेगा। तो ऑलमोस्ट इंडिया सेम आएंगे, थोड़ा ज्यादा आएगा एनडीए, ऐसा एग्जिट पोल्स कह रहे हैं, ठीक है। एक लहर आएगी अब लेफ्ट या सेंटर की, लेफ्ट भी नहीं कहूंगा मैं, सेंटर ही कहूंगा, ठीक है, कांग्रेस और इंडिया अलायंस की। और ये क्यों आएगी? क्योंकि हर 10-15 साल बाद ना जब एस्पिरेशन बढ़ता है, जब एस्पिरेशन नहीं थे तब 30-30 साल गवर्नमेंट चली, कांग्रेस 20 साल चली, जनसंघ तो आई नहीं, लेकिन 30 साल कांग्रेस की चली, क्योंकि तब एस्पिरेशन नहीं थे, तब सस्टेनेंस का मामला था। अब लोगों के पास एस्पिरेशन है, लोगों का एस्पिरेशन था धर्म बचाना, 10 साल के लिए पूरा हो गया। अब लहर तुम नीचे जाते हुए देखो, अब लोगों का एस्पिरेशन होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और बेटर सस्टेनेबिलिटी, और बेटर डेमोक्रेसी, और बेटर गवर्नेंस। ये सब जब हम अचीव करेंगे ना, फिर से 20 साल बाद ये आएगा कि कल्चर, क्योंकि एस्पिरेशन चेंज होते रहता है। एस्पिरेशन को ये नहीं होता, एस्पिरेशन सस्टेनेंस जैसे नहीं है। गरीबी बहुत, सस्टेनेंस बहुत ये चीज है कि सिर्फ खाना चाहिए, सिर्फ बेसिक नीड्स चाहिए। एस्पिरेशन इज नॉट दैट। हाँ, ये मिल गया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल गई, अब धर्म बचा लिया, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। तो इस हिसाब से वो चेंज होते रहेगा। इसके बाद वो चेंज होगा क्योंकि इंडिया इज नो मोर अ पुअर कंट्री, ठीक है। पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग मर रहे हैं पॉवर्टी की वजह से। एक फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन मर रहा है, लेकिन पूरा ही पॉपुलेशन रिस्क पे नहीं है। जैसा आफ्टर इंडिपेंडेंस था कि 50% पॉपुलेशन वाज एट रिस्क ऑफ डाइंग। better than when we were, better than that thing. हाँ, better way of. We have developed, so we are developing aspiration. I think अभी जो तू बोल रहा था ना, उससे मेरा ये आया कि लाइक करंट जो वर्किंग पॉपुलेशन नहीं, सॉरी, जो वोट देते हैं, वो जो लेट्स से फ्रॉम द एज ऑफ 25 और 30 ऑनवर्ड्स जो आते हैं, इफ दे आर नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, जो न्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं, तो बस टीवी वाले न्यूज़ देते हैं, दे डोंट टेक इन अदर पॉइंट्स ऑफ व्यूज। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हम लोग उनको बोल सकते हैं कि वो लोग व्हाट्सएप पे लेंगे, वो गोदी मीडिया, लेट्स नॉट से गोदी मीडिया, जस्ट ट्रेडिशनल चैनल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। और बाकी के जो लोग हैं वो एक्चुअली इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे, रिसर्च करेंगे, और जो नई पॉपुलेशन है उसमें मुझे लगता है कि ये नंबर थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज तुम्हें यूट्यूब पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लोग जो अलग पीओवी रखते हैं उनसे कभी तुम लोग आएगा, हाँ, कभी ना कभी तुम लोग क्रॉस पाथ, तुम्हारे पाथ क्रॉस होते ही हैं, लाइक पर टीवी पे वैसा नहीं होगा। हाँ। कोई तो आएगा, लेकिन वो एक ही चीज बोलेगा। इंस्टा पे तो यूट्यूब पे कहीं पे भी और जगह पे इट इज बाउंड टू हैपन दैट तुम्हारे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले के साथ पाथ्स क्रॉस होंगे। एंड दिस जनरेशन हैज वे बेटर इंफॉर्मेशन एंड टूल्स फॉर इंफॉर्मेशन
than the previous generations. पहले न्यूज़पेपर्स होते थे, अभी इतना बड़ा न्यूज़पेपर फिर भी पढ़ते थे लोग, लेकिन अभी तुम्हें कंडेंस करके कुछ अच्छे यूट्यूबर्स क्रेडिबल जो रहते हैं उनसे तुम्हें अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. तुम्हें एप्स हैं जो तुम्हें छोटे लाइक 50 वर्ड्स इन शॉर्ट्स है ना, 50 वर्ड्स में दे देगा इन्फॉर्मेशन. देयर आर न्यूज़पेपर्स जो छोटे इसमें तुम्हें बेसिकली कंप्रेस करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो दे देंगे. अपॉर्चुनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, हाँ. अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है इंफॉर्मेशन की, कंजम्पशन भी है, उसकी वजह से अवेयरनेस भी बढ़ रहा है. ठीक है, जहाँ पे क्वेश्चन करना चाहिए वहाँ पे लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करते हैं, और जहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए वहाँ पे सपोर्ट भी करते हैं. ठीक है, जैसे हम मालदीव्स वाला इशू ले लेते हैं. हाँ. ठीक है, जब एंटी इंडिया प्रोटेस्ट मालदीव्स में चालू हुए, पूरा ऑपोजिशन खड़ा हो गया, ये क्या चल रहा है, हम रिश्ते नहीं संभाल पाए और फॉरेन पॉलिसी बिगड़ी पड़ी है इंडिया की एंड गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग. पब्लिक सेंटिमेंट क्या था? नेशनलिज्म. बिकॉज़ व्हेन इट कम्स टू नेशन, तब लोग वेल अवेयर होंगे और देश के साथ ही खड़े होंगे. ठीक है, बट फिर ये बात है कि मतलब कितना भी इंफॉर्मेशन आ जाए तुम्हारे पास, जब तक वो ऑप्शन रहेगा ना तुम्हारे पास कि राइट चूज करो या लेफ्ट, यहाँ पे ऑप्शन नहीं था. यहाँ पे नेशनलिज्म एक ही ऑप्शन था. लेकिन जिन केसेस में तुम्हारे पास ऑप्शन होगा कि यार ये भी थोड़ा सही है, ये भी थोड़ा सही है, तब तुम वो इंफॉर्मेशन एनालाइज करो. ठीक है, मालदीव्स वाले केस में शायद सच में हमारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई हो, या शायद सच में हमारी गलती भी ना, किसी और ने बहुत ज्यादा फॉरेन इन्फ्लुएंस डाल दिया हो किसी और देश ने. ठीक है, लेकिन ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू में हमने ऑप्शन नहीं रखा कि मैं इसको चूज करूँ या इसको. मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि आई चूज माय नेशन. ठीक है, Maldives is a very small country. We don't actually care about what it feels, and we can show him its place, show the country its place. Okay, and we shown it to him. Now आगे ट्रैक पे वापस, and this is only because of the nationalist sentiment. अगर लोग ऐसा बोलते कि हमारी तो गलती नहीं है, तो और ज्यादा आउटरीच बढ़ जाता Maldives में. उनको लगता है इनको तो फर्क भी नहीं पड़ता. और अगर लोग ये बोलते कि सारी गलती मेरी ही गवर्नमेंट की, तो भी आउटरीच बढ़ता, क्योंकि तो लगता कि यार they themselves are blaming their government. Why should we stop? Okay, so this is the point. When you have an option, you will analyze information. When you don't have an option, you will rely on your conscience and on the public sentiment. ठीक है, तो ऑप्शन होगा तभी इंफॉर्मेशन काम आएगी. ठीक है, इस इलेक्शन में बहुत ऑप्शन है. 2019 के इलेक्शन में कांग्रेस से होप नहीं थी किसी को. कितना भी लेफ्टिस्ट इंसान, उसको पता था कि कांग्रेस बुरी ही हारेगी, और बहुत बुरी हार गई. ठीक है, दे लॉस्ट उनका 40 सीट्स, जहाँ पे सालों से कांग्रेस आ रही थी, ऐसे सीट्स हार गए, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी किसी को कांग्रेस से. क्योंकि सबको लगता था ये तो खुद ही खत्म होते जा रहे हैं, काम भी नहीं कर रहे, स्टेट्स आ रहे. 19 के बाद काम किया, 19 के बाद एक कमबैक देखा, तो अब लोगों को एक प्रोबेबल ऑप्शन लगता है कि इससे अच्छा इसको भी कर सकते There are other parties also जो हाँ. invest कर रही हैं. बट ऐसा नहीं है कि फिर वो पब्लिक सेंटिमेंट शिफ्ट हो रहा है. हाँ. सिर्फ एक ऑप्शन ऊपर आ रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है. जो बीजेपी को करते थे वो बीजेपी को ही करेंगे. कुछ बीजेपी वाले शायद चले जाए कांग्रेस के पास, क्योंकि एक ऑप्शन बढ़ रहा है. उनको लग रहा है कि हाँ, इतने भी बुरे नहीं है, या सबक सीख लिया इन्होंने 5 सालों में, हार के सीख गए कहाँ गलत थे. ये भी एक पब्लिक सेंटिमेंट है. तो ऑप्शन जहाँ पे आएगा ना, वहां पे फिर ये इंफॉर्मेशन काम आएगी कि अब लोग स्टडी करेंगे इस गवर्नमेंट ने कितना सही किया, कितना गलत किया. 19 में किसने स्टडी नहीं किया होगा, 19 में किसने ज्यादा नहीं सोचा होगा कि मोदी गवर्नमेंट का डिमोनेटाइजेशन तो फेलियर था फेलियर, लेकिन फिर भी हम वोट करेंगे क्योंकि एटलीस्ट किया, कुछ तो किया. ठीक है. लेकिन अभी लोग सोचेंगे कि एफिशिएंट थे या नहीं थे, क्योंकि अब ऑप्शन है. इसने किया, शायद ये बेटर कर सकता है. ए ऑप्शन ने किया, लेकिन बी ऑप्शन बेटर कर सकता है उससे. ये ऑप्शन है तो अब इंफॉर्मेशन एनालाइज होगी. सही बात है. ऑप्शन नहीं है, इंफॉर्मेशन कोई यूज की नहीं, क्योंकि फिर तो वही चूज करना है. ऑब्लिगेशन है, ऑप्शन नहीं है. ऑप्शन है तो इंफॉर्मेशन काम आएगी. और उसलिए आई फील वेरी सेफ राइट नाउ कि आई डोंट से कि बीजेपी बहुत गलत पार्टी है. सही काम किए बहुत सारे, बहुत अच्छे काम किए जो कांग्रेस नहीं कर पाई. मैं ये भी नहीं कहता कि कांग्रेस बहुत गलत पार्टी है. उन्होंने तो बहुत अच्छे, उनके पास तो 60 इयर्स थे डेवलपमेंट के लिए. दे हैव डन फैबुलस वर्क इन दोस 60 इयर्स. इफ वी बट आई वोंट से कि कोई भी टेन्योर बहुत गंदा था कांग्रेस का. सारे टेन्योर कंसिडरेबली अच्छे थे. ठीक है, बीजेपी के भी दोनों टेन्योर, मतलब 2000 वाली सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की या अभी के मोदी के गवर्नमेंट, दोनों ने बहुत अच्छे काम किए. बट नाउ आई फील सिर्फ कि अब लोग सोचेंगे, क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन है. जैसे हमने बात की कि नेहरू के टाइम पे लोगों के पास ऑप्शन नहीं था. नेहरू वाज द ओनली ऑप्शन. इंफॉर्मेशन कोई नहीं देखता था फिर कि ये मेरे धर्म के साथ क्या होगा, क्योंकि एनीवेज उन्होंने धर्म के साथ कुछ गलत नहीं किया. लेकिन इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि यार ये लेफ्टिस्ट पार्टी है और मैं तो बहुत कल्चर्ड,
धार्मिक इंसान, क्योंकि ऑप्शन नहीं था। उसके बाद ऑप्शन मिले, क्योंकि एक बार जनसंघ को गवर्नमेंट मिली, थोड़े बहुत तो सही काम किए होंगे, अब लेफ्ट ने बहुत ज्यादा गलतियां कर दी 75 के बाद। ऑप्शन मिले, लोगों ने इंफॉर्मेशन एनालाइज करना शुरू किया, और तब देखोगे तो तब बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट्स बनी, ठीक है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट तक, यूपीए बहुत अच्छी, यूपीए वाज गुड, एनडीए 1 वाज गुड, पीवी नरसिम्हा राव का टेन्योर वाज गुड फॉर सम फैक्ट्स। उसके पहले इंदिरा गांधी टेन्योर वाज ब्रिलियंट व्हेन वी स्पीक अबाउट डेवलपमेंट, नेशनल इमेज, एनीथिंग, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ऑप्शन मिला, तो अब लोगों को प्रूव करना है कि हम अच्छे हैं, पहले प्रूव नहीं करना था। बीजेपी को 2014 टू 19 कुछ प्रूव नहीं करना था। बीजेपी को पता था अब लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोगों के मन से, दिमाग से कांग्रेस उतर गई है, ऑप्शन नहीं है तो हम मुझको ही वोट करेंगे 19 में। तो उन्होंने काम किए, जो करने थे वो सब किए, गलत सही सब किया। 19 के बाद ज्यादा काम नहीं किया, क्योंकि उनको पता है अब कांग्रेस एज ऑप्शन आ रही है वापस ऊपर। और आई विल गिव मेजर क्रेडिट ऑफ इट टू भारत जोड़ो यात्रा, बहुत एफिशिएंट यात्रा कहूंगा मैं भारत जोड़ो को, because it enhanced the image not only of Rahul Gandhi Daga, but also of the Congress as a whole. People saw the ground presence once again. जो लोगों को लगता था ना कि कांग्रेस रास्ते पे उतरेगी तो 2 लोग भी नहीं जाएंगे सपोर्ट करने, लोगों ने देखा कि लाखों लोग कैसे चल रहे थे कांग्रेस के साथ, आज भी, ठीक है। तो अब ऑप्शन उभर के आया, तो अब बीजेपी भी कॉन्शियस हो गई है फिर से। तो ये पॉलिटिकल वेव्स टाइम टू टाइम आते रहेंगे जब लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही नालायक निकलेगी। लेकिन ये भी होगा कि जब लोगों के पास ऑप्शन होंगे और लोग बहुत वाइज डिसीजन लेंगे, और उन गवर्नमेंट्स में जो काम होता है बहुत अच्छा काम है। पॉलिटिक्स पे अगर बात करनी है तो एक क्लोजिंग में रिमार्क देना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट आर नॉट एफिशिएंट, बहुत ज्यादा काम नहीं होता। एनडीए 1 को देख लो, अटल बिहारी वाजपेयी की, उस गवर्नमेंट में अभी के लोग वोंट बिलीव, ममता बनर्जी वाज रेलवे मिनिस्टर इन बीजेपी गवर्नमेंट इन सेंटर। The Mamata Banerjee who hates BJP right now, she was the railway minister. Railways did a great job that time, ठीक है। उसके अलावा हाईवेज, हर बहुत बड़ा कोलिएशन था, मतलब अभी से भी, और वो वाला उस वाले कोलिएशन में कोई एक पार्टी स्ट्रांग नहीं थी। अभी तो बीजेपी बहुत स्ट्रांग है एनडीए में, वो उस टाइम पे बीजेपी उस कोलिएशन में स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है, उनके पास वीकनेसेस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत फैबुलस काम किया। क्यों किया? क्योंकि तब लोगों के पास ऑप्शन था, लोगों को पता था एनडीए 1 काम नहीं करेगा, हम यूपीए को लेके आ जाएंगे, या लेफ्ट यूनाइटेड लेफ्ट के लिए बहुत कुछ लोग थे, या लेफ्ट को लेके आ जाएंगे। यूपीए के पास, यूपीए को पता था कि एक बार एनडीए आ चुका है, अच्छा काम किया है, फिर से आ जाएंगे, उससे अच्छा काम करते हैं। यूपीए ने काम किया। जब बीजेपी आई तब बीजेपी ने माहौल ऐसा बनाया कि हम अकेले ऑप्शन है अब, ठीक है, कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, वी आर द ओनली ऑप्शन। मोनोपोली बना दी उन्होंने, मोनोपोली बन गई, ऑप्शन नहीं रहा, काम थोड़े ऊपर नीचे हो गए, कुछ मतलब कुछ अच्छे हुए, कुछ गंदे हुए। उसके बाद जब ऑप्शन बन रहा है तो अब ठीक ठाक काम कर रहे हैं फिर से, लेकिन अब थोड़ा ईगो आ जाता है विद पावर, वो सबको आता है। इंदिरा गांधी को भी आया था 75 में, इनको आया था नेहरू के टाइम पे, नेहरू को आ गया तो थोड़ा सा, बट वही बात है कि इट इज नॉट अबाउट कोलिएशन और ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इट इज अबाउट हाउ मच चांस ऑफ लूजिंग डू यू हैव इन द नेक्स्ट इलेक्शन। If you have 50% chance of losing in the next election, you will vote. If you think that no, I am going to win, you will not vote. And this is what will determine how the voters and how teenagers will think about the socio-political scenario strata of the whole society. ओके, ये तो बात हो गई पॉलिटिक्स की। हाँ, हमें जनरल कुछ ज़्यादा ही बात हो गई हाँ, politics। ज़्यादा हो गई, राइट। तो जैसे कि तूने कहा कि इंफॉर्मेशन का लोड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक्सेप्टेड। मेरे हिसाब से तुम जितना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करोगे तुम उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाओगे। Bro, 100% agree because Yes. this is a research कहो या cognitive biases पढ़ रहा हूँ मैं बुक से उसके बारे में, तो I have read them. The more options you have, the more miserable you are. Yes. But I'll add up to this. This phase comes when you gain a lot of information. बहुत जगह से पढ़ते हो, सब पढ़ लेते हो, इतना है। ये फेज आएगी कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुमको लगेगा कि यार ये दोनों गलत है, ये दोनों सही है, पता ही नहीं चलेगा कहाँ के। लेकिन फिर तुम सोचोगे, बहुत सोचोगे, और एक कंक्लूजन पे आओ। वो जो कंक्लूजन वाला स्टेट होता है ना, वहाँ पे तुम फिर से बैक टू नॉर्मल हो जाओगे। और ये कुछ लोगों के लिए जल्दी आता है, कुछ लोगों के लिए बहुत लेट आता है। हाँ, वो ठीक है। प्रॉब्लम होता है। बट ये प्रॉब्लम नहीं है, ये नेचुरल है। आने तो लेट आने दो। हाँ, नेचुरल या प्रोसेस है। फिर एक चीज ऐड करेंगे कि अगर ना तुम्हें वो टाइम देना है तो दो,
लेकिन अगर उसकी वजह से तुम्हारे एक्चुअल जो काम करना है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, तुम्हें पढ़ाई करने तो जो भी और करना है, तो तुम लोग ऑप्शन से रिड्यूस कर दो। सही बात रिड्यूस तो 1 2 3 मैक्स 3, उससे ऊपर जाने मत दो। या लेकिन चूज द सेफेस्ट ऑप्शन। हाँ ठीक है, व्हेन आई वाज चूजिंग व्हाट आई शुड परस्यू, ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन थे, आई वाज कंफ्यूज्ड ये चूज करूं या ये चूज करूं। दोनों अच्छे थे, मुझको पता था दोनों में कुछ ना कुछ ढंग का तो कर ही दूंगा, और दोनों के ड्रॉबैक्स भी थे। इसका एक अलग ड्रॉबैक था, इसका एक अलग ड्रॉबैक था, नेगेटिविटी दोनों में थी, बट आई चोज द सेफर वन। ठीक, अब भी सेफ ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, बाद में नेविगेट कर लूंगा कि इस ऑप्शन की तरफ कैसे जाना है, फिर से किसी ना किसी तरीके से तो आ ही जाऊंगा। ठीक है, बट चूज द सेफर ऑप्शन व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड। ओके, मैं इसके ऊपर एक चीज कहना चाहूंगा टीनेजर्स को स्पेशली, कि अगर इस पॉइंट पे अगर तुम कंफ्यूज हो तो गो विद द क्राउड। नहीं तो अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ होगा तो तुम पहले दोनों साइड देख लो कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे पास, जनरल देख लो, मतलब पूरा डीप में मत जाओ, बस देख लो, और तुम्हें जो सही लगा, जिसकी तरह तुम्हें बनना है, जो तुम्हारा जो भी आइडल होगा, उसको पूरा एनालाइज करो कि वो कैसा है, उसके अंदर क्वालिटीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या फॉलो करता है, एवरीथिंग। लाइक मेरा इलॉन मस्क है तो मैं पूरा उसको डिकोड ही कर रहा हूँ अभी, एंड जस्ट फॉलो इट ब्लाइंडली, डोंट सी अदर ऑप्शंस, बिकॉज अभी कोई फायदा नहीं है तुम एक चीज के ऊपर गए हो, चाहे तुम बाद में चेंज कर लो, बट आई वुड से कि टीनेज लाइफ के अंदर एक ही चीज को फॉलो करो, नहीं तो तुम कंफ्यूज रह जाओगे और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब सब लोग एक एक क्लोजिंग रिमार्क देंगे, हाँ, फिर हम एक कंक्लूजन लेते हैं बेसिक सबसे डिराइव करके, फिर अपन इस चीज को ये करते हैं। स्टार्ट विद सार्थक। आप किसके बारे में? किसके बारे में? पूरे डिस्कशन के बारे में, पॉलिटिकल भी बात कर, पॉलिटिकल ये भी बात कर लो, क्योंकि पॉलिटिक्स भी इमोशन ही है। ठीक है, ये इमोशन का खेल है, so we are talking about emotions, तो हम थोड़ा ज्यादा डिस्कस कर लिया हमने उस इमोशन के बारे में, बट नथिंग बैड विद इट। तो सार्थक के साथ स्टार्ट करते हैं, फिर मैं लास्ट देता हूँ, और फिर अपन एक किसी को अगर कुछ ऐड करना हो, एक लास्ट वन सेंटेंस, तो वो कर लेंगे। ठीक है, सार्थक साथ। तो आज हमने डिस्कस किया कि क्या टीनेज इमोशंस डिस्कस किए, क्या अफेक्ट करते हैं उनको, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल इमोशंस अराउंड पीपल। तो मेरा ये कहना है कि टीनेजर्स को अपनी न्यूट्रलिटी और कुछ तो बोल confused हुआ अभी। हो सकता है, ठीक है। ये कट करते हैं। ये कट कर देना। इसलिए ठीक है, बोल दे, मैं बोलूं? बोलना। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि मैंने जो कहा था कि पहले के टाइम पे 1950s के टाइम पे लोगों के पास खाने के वादे थे, सही बात है, बट मेरा ऐसा मानना है कि तभी है ना कास्ट वगैरह वो सब के बेसिस के ऊपर भी पॉलिटिक्स चलता था। अभी लाइक ऑप्शंस नहीं थे उस टाइम पे, करेक्ट है, कांग्रेस ही थी, बट फिर भी कास्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हाँ, थे उस time कांग्रेस ने कास्ट पे बहुत सालों तक खेला है। जो लोगों को लगता है कि कांग्रेस रिलीजन पे नहीं खेलती थी, कांग्रेस बहुत कास्ट पे खेलती थी। पे। और प्री इंडिपेंडेंस देखो तो अलग लेवल का कास्ट पे खेलती थी, मतलब जितना बीजेपी कास्टिज्म नहीं करती, उस लेवल का कास्टिज्म कांग्रेस में उस टाइम पे चलता था प्री इंडिपेंडेंस। बट वो एक अलग बात है, आई डेफिनेटली एग्री टू इट कि हाँ, वो एक इन्फ्लुएंशिंग फैक्टर तो होगा। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि हमने बहुत पहले एक चीज के ऊपर बात की थी, वो थी लव लाइफ के ऊपर। मेरा क्वेश्चन रहेगा लाइक तुम सबसे, क्या ये वैलिड है What is the question? कि ये लव लाइफ जो तुम अभी कर रहे हो टीनेज लाइफ के अंदर, क्या ये वैलिड है? ठीक है, और क्लोजिंग रिमार्क पे सब हाँ। बात करो इसके ऊपर। ठीक है, चलो। ओके, और कुछ बोलना है तुझे? हाँ, मैं बाद में बोलता हूँ, पहले तुम इसका तो कर लो। नहीं, सब लोग क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे हो, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तेरे को। और ठीक है। कुछ बोलना है इसके अलावा तो बोल दे। क्लोजिंग में बोल, क्लोजिंग रिमार्क। ओके, सो मेरा यही कहना होगा सारे टीनेजर्स से कि कंफ्यूज मत हो जाओ, कॉन्फिडेंस पहले गेन करने यार का तू try ऐसे करो। बोल रहा है। हाँ, लोग कंफ्यूज हो गए तो बोल रहा है कंफ्यूज मत हो भाई तू। मैं बता रहा यार, तू कंप्लीट करने दे, ठीक है। ठीक है, बोल। मेरा यही कहना होगा कि तुम्हें एक ऐसी चीज पकड़ो, एक ऐसी चीज फॉलो करो जो कि तुम्हारे साइड में कोई नहीं कर रहा हो, और तुम उसमें पूरा फाड़ दो, ठीक है। Okay. फिर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, जैसे कि मैंने किया था, मैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड पढ़ने लगा था, मेरे साइड में किसी को कुछ नहीं आता था, मैं तो खुद को राजा समझ बैठा था, ठीक है। कॉन्फिडेंस आया, फिर बाकी चीजों में भी मैं ऊपर आते गया। सो वही है कि तुम पहले एक चीज को पकड़ो जो कि तुम्हारे लोकेलिटी में कोई नहीं कर रहा, उसके अंदर फाड़ो, और फिर बाकी चीजों के ऊपर भी जाओ। ये मेरा कहना होगा इस पॉइंट के ऊपर। दूसरी चीज ऐसी है कि रैशनल थिंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करो।
rather than emotions. Like you cannot ignore emotions, but still एक ऐसा point choose कर लो कि हाँ अभी मैं कुछ decision नहीं लेने वाला, मैं emotional हूँ, मैं angry हूँ, मैं sad हूँ, I don't think मैं just सो जाऊंगा अभी या फिर कुछ भी कर दूंगा, I will do a work, ठीक है? और फिर बाद में इसके ऊपर क्रिटिकली एनालाइज करो कि क्या ये जो मैंने किया या फिर जो मैं करने वाला हूँ ये सही है या गलत है. ऑब्वियसली सही गलत कुछ होता नहीं है, बट फिर भी अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज. और बाद में जो मैंने पहले कहा था कि तुम एक मेंटर को चूज करो, मेंटर कह रहा हूँ मैं, आई मीन आइडल को चूज करो और उसकी तरह बनने का ट्राई करो. बाद में तुम चेंज हो सकते हो, बट वही है मेरा क्लोजिंग रिमार्क सारे टीनेजर्स में. ठीक है. मैं थोड़े से जो पॉइंट्स लगे मुझे इस डिस्कशन में जो बेनिफिट कर सकते हैं टीनेजर्स को, जो भी दिख रहा है वो जनरली स्टेट करूँगा, ठीक है. फर्स्टली तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा नॉलेज है अभी ड्यू टू द इंफॉर्मेशन एज. ऑब्वियसली पहले हम लोग खेती बाड़ी करते थे दोज टाइम्स, तो you had only 2-3 options to think and you didn't have much information, but now you have a lot of information. उसमें से कुछ useful है, कुछ नहीं है, emotions बहुत सारा है and you really don't know what to do. उसमें उस like pool और like full ocean of information में खुद को डुबाओ मत, उससे बाहर ही निकल जाओ. उससे अच्छा है don't choose sides, don't form opinions, or don't form opinions will be incomplete. Don't form opinions based on others statements, remarks, actions, whatever. ओपिनियंस मत बना, इंफॉर्मेशन रखना और ओपिनियंस बनाने में फर्क है. सो डोंट मेक ओपिनियंस बेस्ड ऑन सम डेटा जिसका फैक्चुअल एविडेंस नहीं है. इमोशंस और सब्जेक्टिव मैटर्स रहते हैं, उनका फैक्चुअल बेसिस नहीं बना सकते तुम लोग, बिकॉज़ वो तो फैक्ट लाइक सब्जेक्टिव मैटर्स रहते हैं बहुत लोगों के. फैक्चुअल एविडेंस ये होगा कि हाँ मैं उस दिन इस डेट को गया था कहीं, तो मैं कानपुर गया था, तो वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है. लेकिन मेरा मानना है कानपुर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, मानना है, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल बेसिस पे नहीं बनेगी ये. तो मेरा मानना है कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, मेरा मानना है एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन. उस जो इन्फॉर्मेशन जो सब्जेक्टिव है लोगों के लिए, उस पर एटलीस्ट ओपिनियंस मत बनाओ. फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को फैक्चुअल रखो और ओपिनियंस को साइड में ही रखो फिलहाल के लिए. तुम्हारे जो खुद के ओपिनियंस है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो कैसे तो डिराइव किए गए हैं, क्योंकि इस एज में कोई खुद से नहीं सोचता है कुछ नहीं, ठीक है. तो ओपिनियंस मत बनाओ. जितना कम ओपिनियंस रखोगे और जितने कम ऑप्शंस रखोगे उतना शांत रहेगा दिमाग, तो उतना अच्छा चॉइसेस ले पाओगे अपनी जिंदगी के बारे में. दूसरों की जिंदगी के बारे में मत सोचो, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो. थोड़ा सा सोचो, ठीक है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लिया गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिक्स में, ठीक है, लेकिन खुद की लाइफ पे ज़्यादा फोकस करो कि मुझे किन किन पार्ट्स में मैं कम हूँ, किन किन स्पीयर्स ऑफ लाइफ बोलता हूँ मैं, कि मैं स्पोर्ट्स में कम हूँ, फिटनेस में कम हूँ, इंटेलिजेंस में कम हूँ, नॉलेज में कम हूँ, डिफरेंट थिंग्स उसमें मैं कम हूँ, ज़्यादा हूँ. उसके एनालिसिस पे खुद को इम्प्रूव करो. दैट विल बी माय फर्स्ट पॉइंट, कि क्वाइटिंग योर माइंड एंड डू समथिंग. लाइक सेकंड पॉइंट इज फॉलो समथिंग, डू कुछ तो करो. ऐसे मत करके बैठो कि मेरे को कुछ आता नहीं, एंड जैसे मैंने खुद ने बोला कि नोटा, तो मेरे को कुछ नहीं पता है तो मैं कुछ नहीं करूँगा. नहीं, एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ करियर यू शुड फॉर नाउ डू समथिंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ. मुझे नहीं पता कि मैं फैशन डिजाइन में जा रहा हूँ, कि मैं पीएम बनने जा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद को इम्प्रूव करने के लिए कुछ तो कर ही सकता हूँ. देयर आर रेडीमेड टूल्स. इंटेलिजेंस के लिए आपको ऐप्स मिल जाएंगे, मैथ सॉल्व करो इंटेलिजेंस बन जाएगा. नॉलेज के लिए यूट्यूब है, देयर आर क्रेडिबल सोर्सेज, आपको बता देंगे कि कौन सी जगह अच्छा है, कौन सी जगह बुरा है. खुद पे काम करना तो स्टार्ट करो एटलीस्ट, एंड टेल योरसेल्फ स्टोरीज. कि जैसे हमने डिस्कस किया था हमारे पिछले पॉडकास्ट में, कि जस्ट टेल योरसेल्फ स्टोरीज कि मुझे पता है मैं एंटरप्रेन्योर बनने वाला हूं आगे जाके नहीं बना तो नहीं बना, आई कैन स्विच, बट एटलीस्ट मैं खुद को बता के रखूंगा कि मुझे वो बनना है, तो मैं वो बनने के लिए कुछ तो इम्प्रूवमेंट करूंगा, रादर देन क्राइंग एंड सेटिंग कि मुझे कुछ पता ही नहीं है मुझे लाइफ में क्या करना है, तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं. उससे तुम लोग बस टाइम वेस्ट करोगे. उससे अच्छा स्टोरीज बताओ एंड ट्राई टू मेक दो स्टोरीज पॉजिटिव, कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं है, मेरे पेरेंट्स ऐसे वैसे. दैट इज लाइक यू कैन से द ग्लास इज हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. नाउ चूज व्हाट यू वांट टू से. नेगेटिव एस्पेक्ट्स होंगे तुम्हारी लाइफ में, यू कैन नॉट रिमूव देम. अगर वो निकल गए तो तुम्हारा लाइफ अच्छा नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज नेगेटिव इमोशंस वर मेड सो दैट तुम कुछ तो एक्शंस लो. जब तुम लोग कुछ काम नहीं करते तो तुम्हें बुरा लगता है, दैट इज देयर इज अ रीजन तुम्हें बुरा लगता है. अगर तुम्हें बुरा ही नहीं लगेगा कभी तो तुम लोग कभी काम ही नहीं करोगे, पूरा लाइफ लेजी बन के रह जाओगे. तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स निकल नहीं सकते, लेकिन तुम उस नेगेटिव को कैसे पिवट कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो, लर्न टू डू दैट. ये तुम्हें रेडिली समझ में नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन गेन करो, सोचो उसके बारे में, जो फैक्ट्स हैं उन पे तो उसके बेसिस पे तो काम करो. तो ये स्टोरीज खुद को अच्छे से बताओ. रियलिटी डिस्टॉर्शन, हाँ रियलिटी डिस्टॉर्शन बना लो, कि यू एटलीस्ट टेल योरसेल्फ बेटर स्टोरीज, ठीक है. डोंट गेट टू कंफर्टेबल इन एनी ओपिनियन, इन एनी वे ऑफ लाइफ, इन एनी प्रोफेशन, इन एनीथिंग. हमेशा खुद को पुश करते रहो,
बिकॉज कंफर्ट जोन में चले जाओगे तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एंड अगर तुम लोग बहुत ही ज़्यादा मेंटली तुम्हारा अगर ईगो ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा है खुद के ओपिनियंस पे, तो तुम लोग फिर अपने ओपिनियंस को बदल नहीं पाओगे और तुम्हारा कभी ग्रोथ नहीं होगा लाइफ बेसिकली. सो डोंट गेट टू कंफर्टेबल इन एनीथिंग. एंड मैं इससे डिसएग्री करूंगा कि रैशनल थिंकिंग करो. भाड़ में जाए रैशनल थिंकिंग. तुम्हारे लिए जो काम कर रहा है वो करो, बस कुछ तो काम करो. जस्ट डू समथिंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ. इम्प्रूवमेंट दिखती है कि मेरे फैक्चुअली बात करो तो मेरे मार्क्स बढ़ गए, दैट इज अ फैक्चुअल इम्प्रूवमेंट. ली तो मेरे को खुद के थिंकिंग में भी इम्प्रूवमेंट दिखती है जब होती है तब, कि मैं पहले ऐसे सोचता था, मेरा ईगो ये था. मुझे समझ में आता है लुकिंग बैक. अभी 5 साल बाद मैं खुद पे देखूंगा, अभी 16 ईयर ओल्ड मी, तो 16 ईयर ओल्ड माई सेल्फ पे, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरी ये गलतियां हैं. लेकिन एटलीस्ट इम्प्रूव करो. और उसके लिए तुम्हें नेसेसरी नहीं कि रैशनल थिंकिंग करेंगे, क्योंकि रैशनल थिंकिंग करोगे तो तुम लोग स्टोइक फिलोसफी फॉलो करोगे, साइकोलॉजी बोलोगे कि नहीं मैंने डिसाइड किया है कि मुझे इलॉन मस्क जैसा बनना है, तो मुझे तो इंस्टाग्राम सब छोड़ ही देना चाहिए, यूट्यूब सब छोड़ ही देना चाहिए. डजंट वर्क, बिकॉज तुम्हारा ब्रेन इतना क्विक इसके लिए चेंज के लिए बना ही नहीं. तो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट डू व्हाटएवर वर्क्स फॉर यू. डजंट रियली मीन कि तुम्हें एक ही दिन में सब कुछ छोड़ छाड़ देना है, पढ़ाई करने बैठना है. डजंट नेसेसरली मीन कि तुम्हें पढ़ाई छोड़ के ड्रॉप आउट ही लेना है. डू समथिंग दैट इज वर्किंग फॉर यू टू इम्प्रूव योरसेल्फ. स्पेस बढ़ा देना बाद में जाके, पेस विल इम्प्रूव. जितना तुम्हारा रेट ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो अपने आप एक्सेलरेशन के स्लोप में बढ़ेगा, ऐसे कर्व लाइन में. लेकिन तुम ऐसा मत सोचो कि एक ही दिन में सब कुछ बदल देंगे. रैशनल थिंकिंग मत करो. डू व्हाटएवर दैट वर्क्स. बट इसका ये मतलब तो नहीं कि हम कुछ भी करने लग जाए. ठीक है, मैं आंसर करता हूँ conclusion, ठीक है. तो 2-3 चीज़ें. तो ये तो पॉसिबल, मैं दर्शन और रौनक दोनों से थोड़ा एग्री करता हूँ कि रैशनल थिंकिंग पॉसिबल तो है नहीं टीनेज में. रिबेलियस तो तुम रहोगे, रिबेलियन तो तुम करोगे, ठीक है. और इसीलिए एक सजेशन होगा कि माय फ्रेंड भगत सिंह नाम की एक बहुत खूबसूरत लेक्चर कह सकता हूँ मैं, 1-2 आवर का लेक्चर होता है पीयूष मिश्रा का. तो यू गेट इट यूट्यूब पे, माय फ्रेंड भगत सिंह. एक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दो. हाँ, तो तुम लोगों को जो मतलब ये जो लोगों को लगता है ना कि यार परफेक्ट इंसान होता है, तो यू विल गेट टू नो हाउ भगत सिंह वाज, ठीक है. ही वाज आल्सो अ टीनेजर व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग इन द रिबेलियन, जब इंकलाब चालू किया उन्होंने. तो जो चीजें हम करते हैं गलत सही, वो सब वो भी करते हैं. गलत चीजें भी करते थे, सही चीजें भी करते थे, ठीक है. तो जस्ट लिसन टू दैट थिंग, बिकॉज आई hope you all admire Bhagat Singh. Even I admire, everyone admires Bhagat Singh for his work. तो तुम लोगों को समझ आएगा कि यार गलत चीज तो वो लोग भी करते थे, हम लोग भी करते हैं, and it is nothing different. Being rebellious is good. No bad thing. That is natural. ठीक है. Rebellious तो तुम बनोगे. अब इसमें ये होता है कि कभी-कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है. ये एक पार्ट हो गया टीनेज का, एक्सट्रीमिज्म, rebellious हो जाते हो. एक पार्ट है कंफ्यूजन, जिसके बारे में हमने बात की. तो कंफ्यूजन का तो सेफ आंसर है कि सेफ, ये सेफ. सतर्क रहो, सेफ चूज, ठीक है. हाँ, इसमें एक चीज होती है, जब तुम सेफ चूज करते हो ना, तो बहुत बार बाद में लगता है कि यार सेकंड ऑप्शन ले लेता तो भी अच्छा था. उस समय गिल्ट मत दो, ठीक है. वो सेल्फ गिल्ट ना बहुत गलत है, क्योंकि उस समय तुम्हारी सिचुएशन ही ऐसी थी, यू हैड टू चूज अ सेफर ऑप्शन, ठीक है. यू आर नॉट इन अ पोजीशन जहां पे यू कुड हैव टेकन अ रिस्की ऑप्शन, ठीक है. सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ फॉर, बिकॉज़ यू विल ब्लेम इट तो पूरा खेल खत्म हो जाएगा. वहां से आकर थोड़ा यू विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट फ्रॉम द होल थिंग. अब पॉलिटिक्स के बारे में मैं एक ही बात करूंगा कि आप ऑप्शन रखो अपने लिए, ठीक है. कोई अगर खुद को बहुत स्ट्रांगली राइटिस्ट कहता है ना, तो लेफ्ट क्यों गलत है इसका सब पढ़ो, और लेफ्ट क्यों सही है इसका भी सब पढ़ो. क्योंकि ये बहुत गलत है कि तुम सिर्फ किसी की गलत साइड को पढ़ो, अच्छा भी पढ़ना. अगर कोई खुद को बहुत स्ट्रांगली लेफ्टिस्ट कहता है, बीजेपी गलत पार्टी है कहता है, तो बीजेपी के जो अच्छे काम है वो पढ़ो, और फिर अगर उसमें कुछ गलत दिखे तो उसको हेट करो. लेकिन सही काम को तुम हेट नहीं कर पाओगे. सही होता है, राइट इज राइट. सो ऑप्शन रखो एंड इट विल बी बेटर फॉर यू पॉलिटिकली, ठीक है. चूज एनी साइड व्हिचएवर यू फील इज मोर करेक्ट, दैट इज योर डिसीजन, बट कीप ऑप्शंस, ओके. एंड सेकेंडली टेक योर ओन टाइम. हर किसी को लगता है कि यू नो, why am I so confused? I don't want to stay in this confusion. I just want to get out of it. It will take time. Okay. There has to be a purpose why humans live up to 60 years, 80 years, 70 years. If everything could have got sorted in your teenage, what was the need of living for 60 and 70 years in your life? Okay. You will sort out things very slowly. That is not that you will sort out things even in your 50s and 40s.
That time the crisis will be different. It will be a totally new crisis for you. अभी का crisis अलग है. ये सॉर्ट होगा लेकिन इसमें टाइम लगेगा. एंड यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा लव लाइफ के ऊपर. इज लव लाइफ वैलिड और नॉट वैलिड? बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि अगर हम देखें तो इट इज नॉट लाइक कि टीनेज लव स्टोरी सक्सेसफुल नहीं होती. या ऐसे लोगों को हम भी जानते हैं जो कि सच में बहुत कॉन्शियस है अपनी चॉइस के बारे में, ठीक है, जो कि सीरियस है, लॉयल है, ठीक है, या डिटरमिन्ड है अबाउट देयर रिलेशनशिप कि हाँ कंटिन्यू करना है, इसको खत्म नहीं करना, कितना भी बुरा अच्छा कुछ भी चल रहा, आई एम डिटरमाइंड दैट आई हैव टू कंटिन्यू दिस थिंग, ठीक है. तो उस केस में तो बहुत वैलिड है. बट अगर वर्कआउट नहीं कर रहा, लेट इट टेक इट्स ओन टाइम. 95% ऐसा ये होता है वर्कआउट नहीं होता. नहीं होता. हाँ, So just if it is becoming a headache for you, break it. Okay, this earth is made of 800 crore humans, so you can have plenty of choices. Okay, टाइम भी है. 400 हाँ. 400 crore 800. टाइम for भी है. us. Okay, for us, okay, 400 crore. Yeah. But they're very homophobic statement, but okay. तो ये बात है कि For तुम्हारे us पास okay, yeah, 4 of us. नहीं, and नहीं, we have ये बोलना नहीं 400. Okay. भाई वो ठीक है, तो तुम्हारे पास 400 करोड़ चॉइसेस है. ऐसा तो नहीं होगा कि यार ये वाली सबसे अलग है. कितनी भी प्रोबेबिलिटी लगा लो, दो तीन लोग तो 400 करोड़ में सेम निकलेंगे. हाँ. ठीक है, तुमको अपना टाइप मिल जाएगा. 2-3 is a very small number. वेरी उससे ज्यादा ही निकलेंगे. ज्यादा ही निकलेंगे. हाँ. बट गिव इट टाइम. मेरा ठीक राइट है. है. कि अगर मेरी चीज काम नहीं करती, तोड़ो, ब्रेक लो, सोचो और सोचो. किसी भी चीज में घुस मत जाओ कि यार चलने लग रहा है, मतलब अच्छा चल रहा है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत अच्छे चल गया. नहीं, टाइम समझो. 1 हफ्ते 2 हफ्ते में सिर्फ अच्छी चीजें ही पता चलती है किसी भी इंसान के बारे में. बुरी चीजें पता चलने के लिए महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं. दोस्त को गालियां हम क्यों डालते हैं? क्योंकि हमें बुरी चीजें पता है दोस्त को गालियां डालने की. गर्लफ्रेंड को कोई गालियां क्यों नहीं डालता स्टार्टिंग के 1 मंथ में? क्योंकि हमें बुरी चीजें नहीं पता उसके बारे में. बाद में क्यों डालते तो बुरी चीज पता चल जाती है. तो ये बेटर है कि तुम कमिट करने से पहले बुरी चीजें जान लो और उसके लिए तुम टाइम दो. ठीक है. लव इट फर्स्ट साइट बहुत गलत कांसेप्ट है. बहुत बहुत पूरा ही वाहियात- गलत है. पूरा ही वाहियात कांसेप्ट है. इट इज नेवर लव एट फर्स्ट साइट. ओके, इट इज नेवर लव एट फर्स्ट It is इंटरेक्शन. just in the movies and books. It is love happens with time, and if it is at first sight, you're It is not in a hurry. Yeah, you're desperate enough to go in that thing. So don't get into that. Give it its own time, then it's valid. If you're not giving it time, so it's not valid. मैं तो उस पे बोलूंगा ही नहीं कि जब तुम हो रिलेशनशिप में तो क्या करो. अगर तुम नहीं हो और तुम्हें पता नहीं है कि क्या करना है, तो क्या करो? हाँ तो क्या करना है. Back to my point. कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अब ये है. अरे भाई खत्म करने दे को. खत्म कर फिर. हाँ कि if you don't know what to do, if you don't know like जैसे पूछा should it be valid or not, अगर valid है तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तुम लोग उस झमेले में पड़ो ही मत. फॉर स्टार्टर्स पहले तुम लोग एक ऑब्जेक्टिव व्यू लो तुम्हारी लाइफ का कि तुम्हें क्या क्या करना है क्या नहीं करना है. इफ यू हैव गोल्स और डेडलाइन जो तुम्हें बहुत जल्दी कंप्लीट करना है कि मेरी फैमिली इज इन द रूइंस या फिर फाइनेंशियल स्टेट इतनी अच्छी नहीं है एंड मैं जा रहा हूँ कि कुछ किसी रिलेशनशिप में जाऊँ. नहीं, See, it काम takes- के लिए रिलेशनशिप कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो. मैं तो कहूंगा कि अगर रिलेशनशिप के लिए थोड़ा बहुत काम कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो करो, बिकॉज लव इज एन इक्वली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वर्क लाइफ. बट ये भी एक बात सही है कि बाकी कंसिडर करो, बट ये गलत है कि यार काम के लिए लव लाइफ में मत करो. I disagree with that. मैं यही मानता हूँ कि मैं नहीं बोल रहा कि करो ही मत, बट ये सब दिमाग में रख के करो कि क्या क्या सो यू आर प्रूविंग इट अ डिस्ट्रैक्शन अभी, जो कि Yeah. गलत बात है. नहीं. मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ कुछ. आई एम जस्ट सेइंग कि सब ओवरव्यू लेके वो डिसीजन लो कि तुम्हें घुसना है कि नहीं घुसना है उस चीज में, बिकॉज यू शुड डिसाइड व्हाट बैटल्स यू वांट टू फाइट. एंड मेरे दिस को- इज वेरी सब्जेक्टिव टू द पार्टनर. ये भी बोलो. हाँ, you should choose your battles as I was saying, because अगर मेरे को जेई देनी है, I don't really have time. At least in my case और जो भी मेरे दोस्त हैं, मैं उनके बारे में जितना जानता हूँ, we don't really have time कि हम लोग हर एक बैटल फाइट करते बैठे कि वो रिलेशनशिप भी संभालनी है. उसमें टाइम लगता है थोड़ी कि 1 महीने में चल जाती है और फिर एकदम स्मूथ सेलिंग रहती है. उसको कितना साल लगता है? 15-20 साल लगता है जस्ट टू मेक थिंग्स एकदम परफेक्टली राइट, एंड 2-3 साल जस्ट टू नो द पर्सन. So it is a battle you have to fight, and it is going to take a lot of energy and time. So you choose whatever तुम्हें अभी तुम्हारे circumstances. लेकिन अगर मैं कॉलेज में हूँ एंड मेरे पास है 3-4 साल, तो मैं देखूंगा इस चीज के बारे में. लेकिन अगर मैं अभी 11th-12th में हूँ, नहीं तो 10th में हूँ और मेरे सामने डेडलाइंस है और इम्पोर्टेंस है उनका, एटलीस्ट मेरे दिमाग में,
तब तो मैं उसके बारे में सोचूंगा ही नहीं. I'll just have to keep your limited battles. अगर तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है फाइट करने के लिए, उस जिस पे तुम लोग बैटल करोगे कि भाई पिज्जा है, बर्गर है, सबवे है, ये है, मैकडॉनल्ड, तो फिर तुम्हारा जल जाएगा दिमाग. उससे अच्छा कम चॉइसेस रखो. दैट इज अ लेस लाइक easier battle to fight. Just doing studies and not doing anything, that is a easier battle to fight. Just doing relationships and not studying is an easier battle to fight for someone. Just know which battle you have to fight. और मैं तो एक सेकंड ना इसके ऊपर इस सॉरी बट ये मैं बताना चाहूंगा. मेरा मानना ऐसा है कि अगर तुम लव लाइफ लाइक अगर तुम्हारे पास टाइम हो ना तो तुम करो, टाइम पास करो, थोड़ा सा इधर उधर जाओ, भटको, थोड़ा इसके साथ वर्कआउट करेगा, एक्सपेरिमेंट करो. क्योंकि ये सारी चीजें ना थ्योरेटिकली तुम ले लो, हमसे ले लोगे, दूसरे यूट्यूबर से ले लोगे, प्रैक्टिकल नॉलेज कभी नहीं मिलने वाला. ठीक है, इसके लिए तुम्हें खुद उतरना पड़ेगा. 100% एग्री. और अगर तुम नहीं उतरोगे तो बाद में इतने गंदे कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे कि तुम बाद में ऐसे हाँ सोशलाइज लड़कियों के साथ सोशलाइज करने में भी दिक्कत आएगी. लड़के ओके लड़कियां जस्ट थोड़ा वो चीज वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमको देखने लड़के नहीं आएगी. ओके बट हाँ करो तुम, नहीं तो बाद में तुम्हें प्रॉब्लम होगा. टाइम होगा तो ही करो. जैसे इसने कहा कि जेई के लिए भी कुछ लोग करते हैं. अगर टाइम है तब मत, टाइम है तो करो. या मैं इससे एग्री नहीं करता. दोनों चीजें बहुत हैंड इन हैंड चल सकती है. अलग टॉपिक ऑफ पॉडकास्ट. ठीक है. डिफरेंट पॉडकास्ट टॉपिक. मेरा कंक्लूडिंग पॉइंट है टीनेजर्स को सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अब सभी के लिए कंडेंस किया तो ये लव लाइफ एक्सपीरियंस करना है वो अपने ऊपर है कि मेरी पर्सनालिटी क्या है, मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से लव लाइफ मैनेजेबल है या नहीं है, वो सबकी अलग अलग सब्जेक्टिव ओपिनियन है. जिसको एक्सपीरियंस करना है वो करो, जिसको नहीं करना है वो मत करो. पर सबसे बड़ी बात कौन हो तुम वो जानना ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तुम्हें लव लाइफ में घुसना है या The नहीं. best quote I can remember is you die alone. You die. हाँ. तुम्हें खुद के बारे में सोचना है सबसे ज्यादा, बाकियों को सेकेंडरी रखना है. फिर ही तुम लोग बाकियों की इम्पोर्टेंस जान पाओगे. वही सबसे बड़ा है. थिंक फॉर योरसेल्फ. ज्यादा अपने बारे में सोचो. आगे करना क्या है वो अपने बारे में सोचो. तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा वो अपने बारे में सोचो. ओपिनियंस बनानी है तो सबकी ओपिनियंस को जान के रखो, पर खुद के ओपिनियन बनाओ. एंड में खुद का ओपिनियन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. खुद के बिलीफ ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. खुद के आइडियोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. टीनेजर्स को अपनी लाइफ को जीना सीखना चाहिए. True. Enjoy life. Emotional buzz. जस्ट एंजॉय लाइफ, गो विद द फ्लो. इट विल बी ओके. क्योंकि है टाइम है, सबके पास टाइम है. धक्के खाओ. हाँ, अभी तो लाइफ में अर्ली हो तो है टाइम. You can experiment. ऐसा मत सोचो कि तुम बहुत पीछे हो. पीयर प्रेशर, कुछ भी प्रेशर हो, मत पड़ो उसमें. अपना टाइम लो, स्ट्रेस मत लो. अगर एनवायरनमेंट अफेक्ट कर रही है तो एनवायरनमेंट से दूर हो जाओ. हाँ, और ये तो मैं कहूंगा कि फ्रेंड सर्कल सबसे बड़ी चीज है. बहुत इंपॉर्टेंट. कुछ भी करो, लाइक कितना भी नॉलेज ले लो, फ्रेंड सर्कल मैटर करता ही करता है. लाइक एक कोट था, मैं अभी याद नहीं मुझे, बट उसका कहना ऐसा है कि तुम्हारे जो 5 दोस्त है ना वो मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो. इट मैटर्स, इट रियली मैटर्स. तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा है. फ्रेंड सर्कल ही सब अफेक्ट करेगा लाइफ में. क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड्स इस टाइम पे, इस पॉइंट ऑफ एज में आर मोर सुपीरियर देन योर पेरेंट्स. सुपीरियर नहीं, क्लोजर. Superior is the wrong word. सुपीरियरली इन्फ्लुएंस. एक और बात है कि रिस्ट्रिक्शन मत रखो कि किससे दोस्ती करो. हाँ, एज शुड नॉट बी अ रिस्ट्रिक्शन, जेंडर शुड नॉट बी अ रिस्ट्रिक्शन, नेशनैलिटी या आइडियोलॉजी Nothing should be. बट माइंडसेट शुड बी अ रिस्ट्रिक्शन. आई गेस Restriction नहीं है. तुम Restriction खुद ही नहीं अपने है. आप दूर हो जाते हो. अगर तुमसे वो माइंडसेट में अलग है कोई सामने वाला, तो तुम समझ जाते हो कि वो गलत है, लेकिन दोस्त है. गलत है लेकिन दोस्त. डू यू थिंक कि टीनेज में सही गलत का हमें ये होता है नॉलेज? नहीं होता. डू एटलीस्ट इतना तो पता ना उसके साथ जमेगी कि नहीं जमेगी. हाँ, इंजरियस है या नहीं इसका तो नॉलेज होता है. ठीक है? आई डिसएग्री. अभी लोग हो रहे हैं, लाइक अभी सपोज कोई देख रहा होगा, वो बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा है, ठीक है, वो नहीं He wants देखेगा. to improve. वो क्यों देखेगा? नहीं, ठीक है, वी विल अज्यूम कि वो देख रहा है. Okay. उसे इंप्रूव करना है. क्या उसे अभी इस वीडियो के बाद नहीं, लगने लगेगा फिर तो अच्छे गलत फ्रेंड्स है? चाहिए. हाँ, इम्प्रूव करना है. सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए अपने से बेटर फ्रेंड्स. बट हाँ.
एज अ होल फ्रेंड सर्कल अगर तुम्हें चाहिए कि तुम लगता है कि आई एम डूइंग गुड बट मुझे अलग अलग लोगों से मिलना है, सो एज शुड नॉट बी, फर्स्टली एज शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। बहुत यंग लोगों के साथ भी दोस्त रहो और बहुत ओल्ड लोगों के साथ भी दोस्त रहो, प्रॉपर फ्रेंड्स वेयर यू कैन डिस्कस ऑल द शिट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, एनी काइंड ऑफ शिट, बिकॉज़ दैट हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि उन्होंने ज्यादा जिया है तो उनको ज्यादा पता है Experience. अबाउट लाइफ। और जो यंग है उसको कुछ पता नहीं है तो उसके कुछ प्रेजुडिस नहीं है पहले से अबाउट लाइफ, ठीक है। he has a very clear perspective of life, very good Basic view of questions life, basic. पूछेंगे। Transparent person. और जिसके पास एक्सपीरियंस है उसके पास प्रेजुडिस होगा पर्सनल एक्सपीरियंस से, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है उसके पास प्रेजुडिस नहीं होगा, उसका क्लियर माइंड होगा, सुनो सबकी करो अपनी, इट्स द होल थिंग। इस साथ में जो पॉइंट बोला ना कि वी शुड थिंक ओनली अबाउट योरसेल्फ, उस पे अगर मैंने मेरे प्रीवियस स्टेटमेंट से कोट करूंगा, फैक्चुअल स्टेटमेंट्स पे काम करो, फैक्चुअल बेसिस जो है उसको तुम लोग इजीली कर सकते हो। द थिंग इज तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा फैक्ट्स पता होता है बाकी लोगों के You only control yourself more. हाँ, so you know what you like, you know what to dislike, you know how you can make yourself better, you know कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। So it is way easier to work on yourself. I won't say it is fully easy, लेकिन बाकियों को क्या चाहिए, उनके क्या एक्सपेक्टेशंस है, उन पे कैसे करना है, उस सारे झमेले में फंसने से ज्यादा इजी है कि तुम खुद पे ही काम करो, बिकॉज यू नो फैक्चुअली कि तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। ठीक है, अब एक कंक्लूडिंग रिमार्क दे देता हूँ सबकी तरफ से, ठीक है। तो पहले तो इट इज ओके टू बी रिबेलियस, टेक योर ओन टाइम टू चेंज, चेंज कम्स विद टाइम, चेंज इज इनएविटेबल, so yeah, you will change from bad to good, from good to bad maybe, but yes, you will change. Don't be rigid about changing and don't feel guilty about changing yourself. Yes. ठीक है। Secondly, keep working on yourself. Don't let this rigidity of yours stop you from working on yourself. Okay. Thirdly, always find knowledge. Always be very inclusive about knowledge. Okay. And what you said about being rational, and sometimes being vulnerable to situations, and sometimes being rational. Okay, keep options. Okay, but choose the safest one. Okay, not the riskiest one, or not the more glorified one, because in इस पूरे प्रोसेस में ना तुम जल्दी में कोई बड़ा डिसीजन ले लेते हो, सेफ नहीं होता, इन्फ्लुएंस होके ले लेते इन्फ्लुएंस होके, don't get influenced. Okay, one conclusion of it. And one more conclusion is कि obviously it is very obvious that your friend circle will determine what you are. Okay, your the content that you take will determine what you are. Okay, your political feelings will determine whom you prefer, but this should only be whom you prefer, not whom you love. You should always prefer a political party, not fall in love with a political party. Today my preference is this, my preferences can change. Be open to change, and being open to change is the only way to counter your emotions in your teenage. Okay, keep changing for good. If you feel that this is good, then change for it. Okay, just don't stop. Yeah, do take advice at times that am I doing the right thing. You can ask your friends, parents, people around you, teachers. If you're cool with them, then that's a good way of asking them, keep am I changing for good. Okay, or is this going towards bad direction, so that you get public perception about yourself. If the perception is negative, rethink a little bit. Rethinking is again changing yourself, again changing the course of your thinking. Exactly. Okay. Self-awareness. So keep changing, then you will be able to counter the emotions. I think we have concluded with the topic. Let's end with एक मैं 2 ट्रिक बताना चाहूंगा, बस ये लास्ट था, ठीक है, एट लास्ट रैशनल टीनेज में है वो बेचारा, तो इग्नोर कर लो। अरे यार ठीक है, जिसको रैशनल थिंकिंग करनी है ना और हो नहीं पा रही, जैसे कि दोनों भी कह रहे हैं कि रैशनल थिंकिंग इज नॉट पॉसिबल, मैं मेरी ट्रिक बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि आई नो कि सबका इन्फ्लुएंस अपने ऊपर थोड़ा होता ही है, तो व्हाट वी कैन डू कि जब भी हमें लगे कि हाँ इधर में इन्फ्लुएंस हो सकता है, उधर हो सकता हो, जस्ट क्लोज योर माउथ। जो भी तुम सुन रहे हो ना, इग्नोर इट, तुम्हारे मन के अंदर करते जाओ, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर तुम्हें नेगेटिव फीडबैक मिले तो सबसे पहले उसी रात में है ना, जो नेगेटिव रिमार्क मिला है ना, उसका अफर्मेटिव बनाओ और उसे डबल टाइम रिपीट करो अपने माइंड में, बोलते जाओ बस उसे। एक पॉइंट के बाद है ना वो चीज पॉजिटिवली टर्न आउट हो जाएगी और सब अच्छे से हो पाएगा शायद से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली ऐसे हो सकता है।
लेट्स एंड इट विद अ गुड कोट जो इस पूरे समरी को कर देगा, अपने पूरे डिस्कशन को समराइज कर देगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, सो कीप चेंजिंग फॉर द गुड। अगर अभी तक आपने पॉडकास्ट देखा है This is what we derived. If you have any other derivation for the same, you can share and comment. यस अगर आपने इधर तक देखा है देन हैट्स ऑफ टू यू, इतने बोरिंग डिस्कशन को आपने इधर तक देखा है, थैंक यू फॉर वाचिंग। बाकी सब लाइक सब्सक्राइब कर, सब लोग यूट्यूबर्स बोलते हैं, तो हमने भी बोलेंगे फिर से, यू नो द ड्रिल, जस्ट डू इट। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय। Bye. किती फुल काढले तो त्याच्यावर सांग मला।